अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। अच्छा, गुड मॉर्निंग तो हम वैसे कर रहे हैं, लेकिन एक खबर जिस पे हम अभी डिस्कशन कर रहे थे, बड़े रंजीदा भी हैं, ज़ाहिर सदमे में भी हैं। हम किस तरह प्रमोट करते हैं अपने टूरिस्ट स्पॉट्स, और हम चाहते हैं कि पूरी दुनिया भी आए और पाकिस्तान में भी, इंस्टेड ऑफ गोइंग अब्रॉड एनीवेयर, और खासतौर पे लोग जो अफोर्ड भी नहीं कर सकते वो पाकिस्तान के नॉर्दर एरियाज और खूबसूरत जगहों पे जाएं। हमारे स्पॉट्स भी ऐसे हैं कि यहाँ पे मतलब लिटरली पूरी दुनिया से लोगों को आना चाहिए, क्योंकि ऐसी खूबसूरती तो शाज़ो नादिर ही मिलती है जहाँ हर चीज़ अवेलेबल हो। हम इक्विप्ड नहीं हैं फॉर अ लॉट ऑफ थिंग्स जो कि दुनिया में फॉर ग्रांटेड लिया जाता है। जैसे कि केस इन पॉइंट एग्जांपल आपको दे दें, हमारी जो झीलें हैं, हमारे जो लेक्स हैं, उनमें बोटिंग के लिए पेडल बोट्स वगैरह ये सब कुछ चीज़ें प्रोवाइड तो की जाती हैं, लेकिन सिर्फ एक बोट ही रख देना, एक एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं, दैट इज़ नॉट इनफ। जब आप अट्रैक्ट कर रहे हैं टूरिस्ट पूरी दुनिया से, पाकिस्तान से लोग आएँ और आपको ये सारी चीज़ें एंजॉय करें, तो आपको पूरा वो निज़ाम क्रिएट करना है जहाँ इमरजेंसी सर्विसेज भी साथ साथ होनी चाहिए, जहाँ लाइफ जैकेट्स भी होनी चाहिए। लाइफ जैकेट्स तो इतनी बेसिक चीज़ है, इतनी बेसिक है। ये कराची में पोर्ट ग्रैंड के इर्द गिर्द जो बोटिंग होती है ना, मतलब उसमें भी आप, हालांकि शैलो वाटर है, पता नहीं है शैलो, लेकिन नहीं है। जितना भी है आपको हर जगह बेसिक चीज़ों में से एक है कि आपको लाइफ जैकेट पहनाना अपनी सवारियों को, मुसाफिरों को, टूरिस्टों को ज़रूरी है। एंड देन द टूरिस्ट शुड ऑल्सो रिफ्यूज टू डू एनी ऑफ दीज एक्सकर्शंस अगर उनको भी नज़र आ रहा है कि प्रॉपर निज़ाम नहीं है। एक्चुअली हम बात इसलिए कर रहे हैं कि कालाम का जो हादसा है ना, वो उसने हमें हिला के रख दिया है कि 7 लोग एक ही फैमिली के डूब के मर गए, और गए थे, मतलब टूरिज्म ही थी ना, अपना एंजॉय करने गए थे, समर वेकेशन चल रही है, पूरी फैमिली वैनिश्ड, सारे डूब गए बच्चों समेत। मतलब एक घर के सरबरात है, उनकी शादीशुदा बेटी, एक नवासा, एक नवासी, 2 अलग बेटे, फिर बेटियां, एक बेटी की तो मैयत अभी तक नहीं मिली है। बाकी तमाम लोगों के जनाजे उठा लिए गए लाहौर से। मतलब हर आंख इलाके में अश्कबार है, पूरा खानदान इस तरह वानिश हो गया। क्या करने गया था? सैर व तफरीह के लिए गए थे, सैर व तफरीह के लिए जाएं, लेकिन जो सूबाई हुकूमतें हैं, ज़ाहिर है कालाम में पेश आया है, तो सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है कि जितने भी टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, और खैबर पख्तूनख्वा में हम टूरिज्म को बड़ा प्रमोट करने की बात भी करते हैं, अगर लाइफ जैकेट्स नहीं दस्तयाब इतनी बड़ी बड़ी झीलों तो बंद कर देना आप, मतलब लोग वैसे जाएं, सैर वगैरह करके आ जाएं, लेकिन वहाँ ना घुसे उस लेक में, जिसको ऑब्वियसली इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस और वहाँ बोट्स वगैरह लगी हुई हैं, पीपल वुड वांट टू डू दैट, बट इफ दे आर नॉट इक्विप्ड विद अब समथिंग एज बेसिक एज अ लाइफ जैकेट, और सॉरी चलें, जिन्होंने करना होगा वो तो करेंगे, जो लोग जा रहे हैं थोड़ा सा शऊर तो आप में भी होना चाहिए। लेकिन आप, ये मुजरिमाना गफलत है इसमें, इंतजामिया, इसमें जो इंतजामिया है उसकी भी जिम्मेदारी है, 100% नॉट टेकिंग इट अवे एट ऑल। इसमें सबकी जिम्मेदारी है कि ये जो टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, यहाँ पर होटल हैं, यहाँ पर जो भी सिलसिला चल रहा है, निज़ाम है, इसको कोई देख रहा है ना, यहाँ से कोई पैसे भी लेता होगा, यहाँ से कोई निज़ाम को भी संभालने के लिए कोई फीस भी चार्ज की जाती होगी। ऐसे ही तो नहीं है लोग बैठे हुए यहाँ पे, बिल्कुल ऐसा कोई भी आप जाएं और आप मेरे कहने का मतलब ये है, कश्तियाँ डाल के चलाना शुरू कर दें। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर लोग भी आके रिफ्यूज कर देना कि नहीं जी आपकी तो लाइफ जैकेट नहीं है, हम नहीं बैठेंगे, तो उनको भी तो थोड़ा वो हिलेंगे ना कि भाई हमारा तो कारोबार नहीं चल रहा है, वी हैव टू डू दैट। क्या ये ग्रेटर गुड लो, और ये तो पढ़ी लिखी फैमिली थी कि उस वक्त समझ नहीं आ रहा होता, बस समझ क्या इस बारे में कहें। ये इंतज़ामिया की ही बेसिक जिम्मेदारी है टू मेक श्योर कि इस तरह की जो भी एक्टिविटीज़ रिक्रिएशनल हैं वहाँ पर ये ज़रूरी ज़िंदगी। अच्छा, वी जस्ट वांटेड टू मेंशन दैट बिकॉज अभी समर चल रहा है और बहुत से लोग इधर उधर ट्रैवल कर रहे हैं, अभी भी वक्त है, प्लीज़ अपने जो सारा मामला है ना उसको सेट कर लें, खास तौर पे इफ़ यू वांट टूरिस्ट टू कम टू योर स्पॉट। और अब तो बारिशों का सीज़न शुरू हो रहा है, अब तो वैसे नहीं जाएं। हाँ, बी केयरफुल। वैसे बहुत छोटा पीरियड नहीं होता फिर फिरने टुरने का, मतलब जो भी है अब देख के जाएं, जरा बेहतर एडवाइस। अच्छा, लेट्स कम टू द न्यूज़ नाउ। और ख़बर जी आपको बताएं कि आबनाए हुर्मुज़ और जौहरी मामलात पर शदीद इख्तलाफात के बावजूद अमरीका और ईरान का मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तफाक बता रहा है कि दोनों मुल्क जो हैं वो बातचीत जारी रखने के हामी हैं, विच इज़ ऑलवेज अ गुड साइन। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने भी तस्दीक की है कि दोहा में ईरान और अमरीका ने मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तफाक किया है, जो मुस्बत पेशरफ्त है। और ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीब आबादी जो दोहा में मौजूद थे, उनके मुताबिक कतरी और पाकिस्तानी सालसों के ज़रिए मफाहमती यादाश्त की खिलाफ वर्जियों और ईरान पर बातचीत के लिए मवासलाती चैनल कायम करने पर इत्तफाक हुआ है। और ईरान के 6 अरब डॉलर के मुंजमद फंड्स जो हैं उनका एक हिस्सा ईरान के लिए ऑब्वियसली ज़रूर है कि
एसेंशियल्स नहीं है, बिल्कुल ज़रूरिया खरीदने में उनके लिए इस्तेमाल तो होगा। उधर कल सदर ट्रंप ने नरेंद्र मोदी के ज़ख्म फिर ताज़ा किया और कहा पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग में 11 तैयारे गिराए गए। भारत और पाकिस्तान के दरमियान एटमी जंग रोककर 3 करोड़ जानें बचाई हैं। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ने कहा कि मैंने जंग रोककर 3 करोड़ अफराद की जानें बचाई हैं। बहरहाल आबनाए हुर्मुज़ का मामला ये बीच में उन्होंने कहाँ से ये बस बात ले आते हैं कहीं ना कहीं से, अभी तक मौजूद है। और कल बहरीन में अमरीकी सेंट्रल कमांड की क़यादत में इजलास हुआ जिसमें अमरीका, सऊदी अरेबिया, कतर, ओमान समेत मशरक़ वस्ता के 12 ममालिक ने के फ़ौजी हुक्काम शरीक हुए। इजलास में इत्तफ़ाक़ किया गया है कि आबना हुर्मुज़ में बिला रुकावट तजारत जारी रहनी चाहिए। उधर ईरान की बात की जाए तो ईरान अब भी इस मौक़िफ़ पर कायम है कि आबना हुर्मुज़ पर ईरान का कंट्रोल बरकरार रहेगा। ईरानी फ़ौज ने कल हिदायत जारी की हैं कि तमाम कमर्शियल जहाज़ और ऑयल टैंकर्स आबना हुर्मुज़ में ईरान के बताए हुए रूट्स को फॉलो करें। मुकर्ररा रास्तों से इनहराफ या बहरी नक़्ल व हरकत पर फौरी कार्रवाई होगी। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा ने बहरीन में अमरीकी क़यादत में होने वाले इजलास पर तनकीद करते हुए कहा है कि खित्ते की सलामती उसी वक्त यकीनी होगी जब अमरीका मशरिक़ वस्ता से निकलेगा और आबना हुर्मुज़ पर ईरान का इख्तियार रहेगा। अमरीकी सेंट्रल कमांड का नहीं बल्कि बहरीन का फ़ौजी इजलास जो है वो खलीज फोर्स में कोई सिक्योरिटी या नया कानूनी निज़ाम कायम नहीं कर सकता। दूसरी तरफ ये भी बताएं आपको कि ईरान में आयतुल्ला अली ख़ामनाई शहीद की नमाज जनाजा की तैयारियां जारी हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 3 से 5 जुलाई तक ईरान और तुर्की का दौरा करेंगे। वो आयतुल्ला अली ख़ामनाई शहीद की नमाज जनाजा में शिरकत भी करेंगे। नायब वज़ीर आज़म और वफाकी काबीना के दीगर वज़रा भी साथ होंगे। ख़ामनाई की आखिरी रसूमात और जनाजे के जुलूस का सिलसिला जो है हफ्ते के रोज़ तेहरान में शुरू होगा और 9 जुलाई को इख्तिताम पजीर होगा। लाइक इट्स गोइंग टू गो थ्रू ऑल द सिटीज़। आपको पता है कि सिटीज़ भी पिक की गई हैं और उनकी सिग्निफिकेंस है कि वो जुलूस जो है वो कहाँ कहाँ से गुजरेगा। जिसके बाद साबिक सुप्रीम लीडर को उनके आबाई शहर मशहद में सुपुर्द खाक किया जाएगा। आखिरी रसूमात में 2 करोड़ से ज़ायद अफराद की शिरकत मुतवक्के है। जुलूस जनाजा तेहरान से कुम जाएगा। आयतुल्ला ख़ामनाई कुम इनका एक रिलीजियस शहर है। आयतुल्ला ख़ामनाई को मशहद में सुपुर्द खाक किया जाएगा। ईरानी हुकूमत के मुताबिक 8 जुलाई को मुल्क भर में सोग मनाया जाएगा। गैर मुल्की खबरसां एजेंसी का कहना है कि तदफीन से पहले आयतुल्ला ख़ामनाई की मैयत को इराक़ के शहरों नजफ़ और करबला भी ले जाया जाएगा। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ईरान के ख़ातमुल अनबिया ब्रिगेड ने खबरदार किया है कि इजराइल या अमरीका ने आयतुल्ला ख़ामनाई के जुलूस जनाजा के दौरान हमला किया तो ईरान जवाब बहुत सख्त देगा। ईरान और अमरीका जुलूस जनाजा के दौरान हमले से पहले 2 बार सोच लें। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने कहा कि ईरान के वो जोहरी मराकज़ जिन्हें अमरीकी बमबारी से नुकसान पहुँचा है वहाँ आलमी तवानाई एजेंसी के मुआयनाकारों को नहीं जाने दिया जाएगा। बाकिर कालिबाफ का कहना था कि ईरान की पार्लियामेंट और सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल से मंजूर कानून के मुताबिक ही मुआयनाकारों को रसाई दी जा सकती है। सो इट्स नॉट अ नो बट येस देयर आर इसके साथ शराइत रखी गई हैं। फिर साथ ही जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर कंट्रोल का मामला है इसमें ईरान की सियासी क़यादत और ईरान का IRGC इनके मौक़िफ़ में वाज़ेह फ़र्क नज़र आ रहा है। जहां IRGC से और जो सख्त कीर मौक़िफ़ रखते हैं रहनुमा उनका ये कहना है कि यहाँ से हमें फ़ीस लेनी चाहिए, वहाँ ये भी ज़राए बता रहे हैं कि दीगर कुछ पार्टियाँ भी ईरान को ये समझाने की कोशिश कर रही हैं कि अगर ईरान की तेल और गैस की आज़ादाना नक़्ल हरकत शुरू हो गई, आलमी पाबंदियाँ हट गईं तो ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से फीस के ज़ुमरे में हासिल होने वाले पैसों से कई गुना ज़्यादा पैसे अदरवाइज कमा सकता है। मतलब तो क्या वो सारे सोर्सेज कट करना मतलब लिमिट करना चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं से ईरान जो है वो बहुत ही ज़्यादा जो मौक़िफ़ रखते हैं लोग वो कहते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में हमें फ़ीस आयद करनी चाहिए, जबकि दीगर लोगों का ईरान की सियासी क़यादत का जिसमें बाकिर तालिबाफ भी जो मुज़ाकराती टीम के सरबराह हैं जिनका इंटरव्यू हुआ गया था सरकारी TV पे, उन लोगों का ये मौक़िफ़ है कि इसमें कोई गुंजाइश होनी चाहिए। डॉक्टर जमील अहमद हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक सफ़ीर हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने वक्त दिया। डॉक्टर साहब तमाम इख्तलाफात के बावजूद मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तेफाक हुआ है और ये भी इत्तेफाक हुआ है कि अगला एक हफ़्ता जब ये जुलूस जनाजा वगैरह भी है ये पुरअमन तरीके से गुजारा जाएगा, क्योंकि ज़ाहिर है दीज आर सेंसिटिव टाइम्स। सो क्या हम समझें ये एक मुस्बत पेशरफ्त है? जी, सुबह बखैर और मदू करने पर मशकूर। ये दौरे हाजिर का एक सबसे बड़ा जनाजा उठेगा जिसमें कि तकरीबन कोई 15 मिलियन या 1.5 करोड़ से 2 करोड़ अफराद जिसमें शामिल होंगे और दुनिया इस पे हक्का बक्का रह जाएगी कि एक ऐसा लीडर जिसको कि अमेरिका ने फना कर दिया लेकिन वो फना होने के बाद भी
दुनिया में अमर हो गया। तो ये एक बड़ी दुनिया के लिए ताज्जुब खेज बात होगी कि ऐसा भी हो सकता है, और उनको अंदाजा हो जाएगा कि ईरान किस तरह यकजा हो गई, कौम में दोबारा इत्तेहाद आ गया। जो दरारें पड़ी हुई थी जंग से पहले, जिसमें कि कुछ लोग जुलूस जलसे निकालते थे, वो सब मुत्तहद हो गए जब उन्होंने देखा कि कौम पर ये मुश्किल वक्त आन पड़ा है। तो एक तो ये है। दूसरा ये रहा सवाल कि इस इतने बड़े इज्तिमा में, जिसमें कि 30 से ज़्यादा हेड ऑफ स्टेट्स और हेड ऑफ गवर्नमेंट और उसके अलावा बहुत सारे डेलीगेशन जो आ रहे हैं, इजराइल अगर ये कभी सोचेगा भी तो इजराइल खुद कायम नहीं रह सकता कि वो किसी किस्म का कोई हमला कर सके ऐसे मौके पर। 30 ममालिक, पाकिस्तान उसमें शामिल, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। मैं नहीं समझता कि इजराइल इतना बेवकूफ़ और इतना अहमक हो सकता है। लेकिन अब आ जाते हैं स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ और जो बाकी मामला चल रहे हैं इस वक्त। ये मजबूरी है अमेरिका की भी और ईरान की भी कि इस मामले को आगे बढ़ाया जाए, इस ऊंट को किसी करवट बैठाया जाए, क्योंकि ये ऊंट अगर किसी करवट ना बैठा तो ना अमेरिका के मफाद में है और ना ईरान के मफाद में। और मैं क्यों ये कह रहा हूँ, अमेरिका में तो जो अफरा तफरी है, जो महंगाई है, जो कसादबाजी है, जो मुश्किलात हैं, जो सियासी कीमत है डोनाल्ड ट्रंप की, वो उनको इसका अंदाजा हो गया है। मैं ईरान के लिए मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि ईरान के लिए जो नाकाबंदी थी जो खत्म हो गई, अब जैसे ही MOU साइन हुआ तो उसकी शिक के मुताबिक वो खत्म हो गया, शिक 4 के मुताबिक, उसकी चौथे पैराग्राफ के मुताबिक फौरन खत्म हो गया दोनों साइड से। लेकिन बहरहाल अब भी ये सबसे अहम मामला है जिसको कि इस उलझावे को सुलझाना दोनों ममालिक के लिए बहुत जरूरी है। डेफिनेटली। अच्छा डॉक्टर साहब, हम जरा आपको वापस लाना चाहते हैं, जो जनाजा जो होना है उस पे हम इसलिए आपको लाना चाहते हैं कि क्योंकि ये अब जंग के बाद और जंग के दौरान भी हमने देखा है कि ईरान की जो कौम है, वहाँ के जो लोग हैं वो बड़े निडर हैं और बड़े वो इकट्ठे हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं। आपको याद है पुलों पे आके पूरी फैमिलीज लेके आके खड़े हो गए थे जंग के दौरान जब ये सारी चीज़ें हो रही थी। तेहरान इटसेल्फ हैज़ 1 करोड़ पीपल, मतलब उसकी पॉपुलेशन सिर्फ तेहरान शहर की अगर आप देख लें तो 1 करोड़ से ज़्यादा है। और फिर इस जुलूस ने डिफरेंट सिटीज़ जो हैं मुख्तलिफ शहरों के थ्रू होते हुए जाना है। कोई पूरा मामला जो है कोई 3-4 दिन पे आपको पता है मुहित है। इसको हाउ विल इट बी मेड श्योर कि इजराइल कोई मिस एडवेंचर ना करे, क्योंकि टेम्पटेशन बहुत ज़्यादा होगी। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे आयद होती है? क्या अमेरिका पे आयद होती है कि वो इजराइल को इस तरह बिठा के रखे कि ये पूरा मामला, जो सिलसिला जो है ये चलता रहे और ये सही तरह हो, क्योंकि इजराइल के लिए तो ये बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी है विद 30 हेड्स ऑफ स्टेट ओवर देयर एज वेल। चाहे कितना भी दंदनाता फिरे इजराइल, चाहे कितनी भी सुपर पावर हो अमेरिका की, लेकिन इतनी अहमकाना हरकत कोई नहीं कर सकता। उनको पता है कि 30 ममालिक के, जैसे मैं कह रहा था, 30 ममालिक के सरबराहान, जिसमें कि एक न्यूक्लियर पावर कंट्री का प्राइम मिनिस्टर भी वहाँ मौजूद होगा जो पाकिस्तान है, और उसमें अगर कोई मिस एडवेंचर कर जाए तो क्या ये ममालिक खामोश हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे? मुमकिन नहीं है। लिहाजा इसकी वजह से इतनी अहमकाना हरकत, क्या इजराइल कायम रह सकता है उसके बाद? जवाब है नहीं। इजराइल को इस चीज का इल्म है, ये इतना बेवकूफ इजराइल भी नहीं है। तो लिहाजा इसमें मेरा ख्याल है कि जमा खातिर रखना चाहिए कि इस मामले में, हालांकि इस पे धमकी दी है ईरान ने भी, लेकिन जितने वहाँ सरबराहान और हेड ऑफ गवर्नमेंट आ रहे हैं तो ये बिल्कुल अक्ल से मैं समझता हूँ कि आरी होगा अगर इजराइल ये हरकत सोच भी सके या अमेरिका ये हरकत सोच। अमेरिका तो वैसे भी इस खिते से कब तक कायम रहेगा इस खिते में? जो इस वक्त ईरान ने अपना ताकत का तवाजुन दिखलाया है, अब इस खिते में बैलेंस ऑफ पावर तब्दील हो रहा है। वैसे भी अमेरिका आज नहीं तो कल इस खिते से उसको जाना है, और जल्दी जाना है, अनकरीब जाना है, मुस्तकबिल करीब में जाना है। तो लिहाजा ऐसा मुमकिन नहीं है और कि अमेरिका इस वक्त चाहे कि जो चंद महीनों चंद बरस के बाद वो जाएगा, आनन फानन में उसको बिस्तरा लपेटना पड़े। वैसे भी स्टेट ऑफ हॉर्मुज़
में जो इस वक्त सबकत हासिल है और कानूनी सबकत हासिल है ईरान को, और जो बिल्कुल उस MOU के मुताबिक है जो नो वन लेस देन द प्रेसिडेंट ऑफ द मोस्ट पावरफुल कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, उस नेम इज डोनाल्ड ट्रंप, जो डोनाल्ड जे ट्रंप, उसने साइन किया है। और उसके मुताबिक जो अबनाए हरमुस है उसकी इंटरप्रिटेशन में जब कोई थोड़ी बहुत नोक परख उसको ठीक करना होता है तो ईरान बड़ा क्लियर है इस मामले में कि आपने खुद कहा है कि 30 दिन में ईरान ने माइंस क्लियर करने हैं, 60 दिन में ईरान ने फ्री पैसेज देना है, कोई फीस वसूल नहीं करनी है, ठीक है, कोई फीस वसूल नहीं। अच्छा, तो डॉक्टर साहब, अब ये जो फीस वाला मामला है, ये एक बोन ऑफ कंटेंशन तो बना हुआ है, क्योंकि ये भी इत्तलात आ रही थी, जिस तरह बाकी कालबाफ साहब का इंटरव्यू भी रोका गया बीच में, और एक ये अब तासुर उभर रहा है कि ईरान में सख्त कीर मौक़िफ़ रखने वाले लोग जो ज़ाहिर है IRGC के ज़्यादा करीब हैं, और फिर इनकी सियासी क़यादत, इनके मौक़िफ़ में तज़ाद है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में फ़ीस चार्ज करने के पर्टिकुलरली मामले पे, जिसमें जो दूसरी पार्टी है उसका यह कहना है कि अगर हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से फ़ीस ना भी चार्ज करें और अगर हमारी तेल और गैस की सप्लाई दुनिया भर में जा सके और हमारे पे से पाबंदियाँ हट सकें तो हम उससे ज़्यादा पैसे कमा सकेंगे। लेकिन जो सख्त कीर मौक़िफ़ रखने वाले रहनुमा हैं उनका ये मानना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में हम अपना कंट्रोल नहीं हो सकते और वहाँ अपनी फ़ीस भी हमें लाजमी चार्ज करनी चाहिए। अब जो बहरीन में इजलास हुआ, इस पे भी ईरान के तहफ़्फ़ुज़ात सामने आए हैं जिसमें तमाम ममालिक ने शिरकत की है। कैसे ये मामला सेटल होगा? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में भी 60 दिन तो फीस नहीं है, लेकिन उसके बाद जी, ये तो बिल्कुल बारहा इस चीज का जिक्र मैं भी कर चुका हूँ, बाकी एनालिस्ट भी कर चुके हैं, और दुनिया में भी इसका जिक्र हो रहा है कि जो पैराग्राफ 5 है, जिसको आर्टिकल 5 भी कह सकते हैं आप MOU का, उसमें बड़े वाज़ेह तौर पर दिया हुआ है। उसमें ये तो सिर्फ इंटरप्रिटेशन अब खाम खा के अपने मफाद में अमेरिका कर रहा है। उसमें दिया हुआ है कि 60 दिन के अंदर ईरान अपने जो जिसकी दूसरे की टेरिटोरियल वाटर है, यानी कि ओमान और बाकी खलीजी ममालिक, उनसे कंसल्ट करके 60 दिन के अंदर एक अपना मैनेजमेंट का निज़ाम बनाएगा। अब मैनेजमेंट के निज़ाम में ईरान ने नेविगेशन का बंदोबस्त करना है, ईरान ने क्लाइमेट का बंदोबस्त करना है, ईरान ने पोल्यूशन का बंदोबस्त करना है, ईरान ने लोगों को जहाज़ों को सेफ पैसेज के लिए एक निज़ाम बनाना है। उसकी फीस चार्ज करने के लिए ओमान कहता है फीस चार्ज की जा सकती है, और ये आर्टिकल 24 में ये दिया हुआ है यूनाइटेड नेशंस लॉज ऑफ हाई सीज में, और उसके मुताबिक और भी आर्टिकल्स इसमें हैं, 39 है, बाकी आर्टिकल्स हैं, तो जिसके तहत ईरान डटा हुआ है इस पे। मेरा अपना मानना ये है कि ईरान अगर फीस, हालांकि डोनाल्ड ट्रंप कह चुके हैं कि कोई फीस नहीं, कोई रकम नहीं, कुछ नहीं, ये बिल्कुल उसी तरह होगा जिस तरह के जंग से पहले था। अब वो जंग से पहले वाले हालात नहीं रहे। जो डॉक्टर साहब, कल जो बहरीन में अमरीकी सेंट्रल कमांड की क़यादत में इजलास हुआ है, जिसमें अमरीका था ही, सऊदी अरब था, कतर था, ओमान था और मशरिक़ वस्ता के 12 ममालिक के फ़ौजी हुक्काम शरीक हुए जिन्होंने इस बात पर जोर दिया। तो ये सारे तो एक तरफ हैं, और ईरान ने जो इस वक्त सपोर्ट हासिल की है ज़ाहिर है, और जो अपने दीगर जो खित्ते के ममालिक हैं उनकी सपोर्ट भी हासिल की है। अगर इस मामले पे तनाज़ा आया तो ईरान फिर एक तरफ होगा और बाकी सारे दूसरी तरफ होंगे। देखिए, कानून तो एक तरफ नहीं हो सकता, इंटरनेशनल लॉ तो एक तरफ नहीं हो सकता, इंटरनेशनल लॉ की तशरीह तो एक तरफ नहीं हो सकती। वो अगर नहीं मानते तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में चले जाए, वो उसकी तशरीह कर देगा कि क्या कानून है, 24 आर्टिकल और बाकी आर्टिकल जो इस मामले में है। तो लिहाजा अगर 10 ममालिक जो कि ज़ेरे असर है अमेरिका के, वो 10 ममालिक कौन से हैं? ज़ाहिर है अमेरिका के ज़ेरे असर है सेंटकॉम में, तो ये वही ममालिक हैं जिनको कि अमेरिका बार बार कहता रहा कि भाई आप सारे मिल जाओ और चढ़ाई कर दो ईरान पर जंग के दौरान। उनको पता था, उन्होंने नहीं किया, और पाकिस्तान ने भी अक्ल के नाखून उनको दिए कि ऐसा ना करो। कास्ट ऑफ अटैकिंग इज मोर हायर देन कास्ट ऑफ रिस्ट्रेन। तो उन्होंने रिस्ट्रेन किया, जो कि दानिशमंदी की बात की, अटेंड तो उन्होंने कर लिया। मैं नहीं समझता कि अगर ईरान और ओमान मिलके अगर कोई छोटी सी फीस अपनी आयत कर लेते हैं, क्योंकि उनके तकरीबन सैकड़ों अफराद जो हैं इस सेफ पैसेज के लिए तैनात होंगे, इक्विपमेंट होगा, नेविगेशन की बात होगी। पहले तो मुफ्त में फोकट पे ये काम होता रहा। अब ईरान कहता, अच्छा ईरान को इस चीज का इल्म हो गया कि उसके पास न्यूक्लियर तो अपनी जगह पे पता नहीं बनाता है, नहीं बनाता है, कब बनाता है, क्यों बनाता है, लेकिन उसके पास न्यूक्लियर से बड़ा बम आ गया है, वो है अबनाए हरमुस। अब अबनाए हरमुस उसके पास है,
तो लिहाजा उसको पता है और उसको लीगल स्टैंडिंग भी उसकी है, तो वो चाहता है कि आपने हुर्मुज़ पे, और फिर 100 किलोमीटर का एक पट्टी है, उस पे ईरान ने टनलिंग करके अपनी इतनी मजबूत पोजीशन की हुई है कि चाहे बूट ऑन ग्राउंड भी आ जाएं, अमेरिका उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, जब तक कि अमेरिका तैयार ना हो कि हजारों और हजारों के तादाद में अपने लोगों को मरवाना ले, अपनी फौज को। तो ऐसा नहीं है। मैं समझता हूँ कि हालात और वाकयात ने ये साबित कर दिया है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ पे अगर किसी की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी ऑफ सॉवरेनिटी है तो ईरान और ओमान की है। ईरान की ज्यादा है क्योंकि ईरान का टेरिटोरियल वाटर ज्यादा है, तो लिहाजा ईरान को भी इस चीज का इदराक हो गया है, दुनिया को भी इस चीज का इदराक हो गया है। मैं नहीं समझता कि ईरान इस पे बहुत ज्यादा फीस लगाएगा, इसलिए कि ईरान को वैसे बाकी जो पाबंदियां जो उस पर खत्म हो रही हैं उसके पैराग्राफ 9 के तहत और पैराग्राफ 11 के तहत, उसमें ही उसको काफी फायदा हो जाएगा। ये टोकन के तौर पर है, एक ताकत का तबादुल के तौर पर है, ठीक है। इसमें हमने कैलकुलेशन की हुई है, तकरीबन 36 बिलियन का उसको फायदा है पूरे साल में, अगर फीस भी लगाए तो 36 बिलियन ईरान के लिए कोई इतना मसला नहीं होगा, क्योंकि 90 बिलियन का तो वो तेल अपना एक्सपोर्ट करता है। लिहाजा मैं समझता हूँ कि ये इतना बड़ा मसला नहीं होगा। इसके लिए जो बाकी मामलात हैं, जो कि 1, 4, 5, 10 और 11 जो उसके पैराग्राफ हैं इसके MOU के, वो ज्यादा अहमियत के हामिल हैं, उस पर सारी गुफ्तगू उन पे अग्रीमेंट करना वुड बी मोर परहैप्स चैलेंजिंग, और उन पे बातचीत जो है वो ज़्यादा देखनी पड़ेगी कि वेयर दैट गोज। डॉक्टर जमील अहमद खान, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अच्छा, जब हम ये सारी डिस्कशन कर रहे होते हैं ना, तो हम ये भी याद दिला दें, लॉट ऑफ दीज इश्यूज में, जैसे आबनाए हुर्मुज़ पे फी चार्ज करना एंड ऑल दैट, दे वर नॉन इश्यूज बिफोर द वॉर। आई मीन दिस इज द आयरनी कि अमेरिका जो भी कहे जी हमारे गेन्स ये थे कि फलाना हमने गेन करना था, ये करना था, व्हाटएवर, चले वो तो उनकी अपनी, उन्होंने अपने जो लोग हैं उनको सेटिस्फाई करना है, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि ये सारे इश्यूज नहीं थे बिफोर दैट। अब अगर ईरान आके फीस चार्ज करना चाहता है, पहले तो मुफ्त में सब कुछ इधर से उधर हो रहा था, अमेरिका हैज प्रोवाइडेड द प्लेटफॉर्म टू ईरान टू डू दैट, मतलब और ईरान जो है वो उसको टोटल नचोड़ेगा। व्हाई नॉट? वो कहेंगे जी अब हम इधर आ ही गए हैं तो हम करेंगे। हुई थी जंग से पहले और उसके बाद बंद हो गई, और उसके बाद जंग इसलिए बंद हुई ताकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ दोबारा खुल जाए, जो कि जंग से पहले खुली हुई थी। मतलब इसी से आपको समझ आने चाहिए। सो इफ ईरान इज गोइंग टू चार्ज, सो बी इट, चार्ज। अच्छा जी, वर्ल्ड कप की बात करेंगे। क्रोएशिया वर्सेस पोर्चुगल बहुत इंपॉर्टेंट मैच था, टोरंटो में खेले गए राउंड ऑफ 32 के एक इंतहाई सनसनीखेज और ड्रामाई मुकाबले में पुर्तगाल ने फाइनली क्रोएशिया को 2-1 से शिकस्त देकर प्री क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया, जो एक वक्त में लग रहा था बड़ा मुश्किल है, और प्रॉब्ली क्रिस्टियानो रोनाल्डो का 23 साल सफर अपनी कंट्री को डिफेंड करने का शायद खत्म ना हो जाए। लेकिन मैच का आगाज जो था ना, दोनों टीमों के जारहाना खेल से हुआ, और पहले हाफ में कोई भी टीम गोल करने में कामयाब नहीं हो सकी, और दूसरे हाफ के 53rd मिनट में क्रोएशिया के तजुर्बाकार जो फॉरवर्ड थे प्लेयर्स, जिनका नाम मुझे नहीं आ रहा, क्या पेरिसिच, अब्दुल्ला सही तरह बोला है मैंने, पेरिसिच, उन्होंने शानदार गोल कर दिया बेसिकली, और अपनी टीम को ऑब्वियसली उन्होंने बढ़तरी दिलाई। और फिर इसके बाद क्रोएशिया ने दिफाई हिकमत अमली अपनाई, लेकिन 68 मिनट में VAR की मदद से पुर्तगाल को पेनल्टी मिल गई जी। फिर जब पेनल्टी मिल जाती है उसमें चांसेस बढ़ जाते हैं। कामयाबी से गोल में तब्दील करते हुए मुकाबला 1-1 से बराबर किया, अच्छा था भी देखा, और ये इक्वलाइजर जो है पेनल्टी स्पॉट से इनकी फर्स्ट एवर गोल भी है इन द फीफा वर्ल्ड कप नॉकआउट मैच फ्रॉम क्रिस्टियानो रोनाल्डो। और जब मैच इजाफी वक्त की जाने बढ़ता दिखाई दे रहा था, तो आखिरी लम्हात में रामोस ने हेडर के जरिए फैसला कुन गोल करके 2-1 कर दिया और स्कोर, और मैच के आखिरी लम्हात में क्रोएशिया ने एक और गोल करके मुकाबला बराबर करने की कोशिश की, लेकिन स्निको टेक्नोलॉजी ने ऑफसाइड करार देते हुए उस गोल को मुस्तरद कर दिया, जिसके बाद पुर्तगाल की फतह यकीनी हो गई, और इस कामयाबी के साथ पुर्तगाल ने वर्ल्ड कप के राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली है, जहां उसका मुकाबला एक और बड़े मजबूत तरीफ से होगा, स्पेन से, और जबकि क्रोएशिया का वर्ल्ड कप का सफर इख्तिताम हुआ। लेकिन टेक्नोलॉजी जब से बीच में आई है ना, अच्छा भला तो नहीं, खैर मैं कहूँगी व्हाटएवर, बट इन क्रोएशियाज फेवर ड्रॉ पे जा रही थी बात, लेकिन ये स्निको क्या होता है जो बीच में आ गया, गूगल कर लें। या अब्दुल्ला आपको पता है, कुछ बताना है? ग्रेट प्लेयर, और रोनाल्डो भी आखिरी दफा मद्दे मुकाबल थे, आमने सामने थे, और ये रोनाल्डो का भी प्रॉब्ली आखिरी ही वर्ल्ड कप है। सो
तो ये मुकाबला इस लिहाज से भी यादगार रहेगा जैसे कि आपने बता दिया है, क्योंकि ये इन लोगों का आखिरी आमना सामना मैच था और इसके पहले स्पेन ने यकतरफा मुकाबले में ऑस्ट्रिया को 3-0 से शिकस्त देकर प्री क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। स्पेन का अब अगला मुकाबला पोर्चुगल से होगा। अच्छा, रोनाल्डो की बहुत सारी वीडियोस आ रही हैं पेनल्टी के ऊपर, जब ये ज़ाहिर है गोल इन्होंने पेनल्टी को गोल में तब्दील किया क्लोज शॉट्स में, और पीपल आर हैव एक्सप्रेसिंग देयर ओन ओपिनियंस के क्या पढ़ रहे हैं गोल को, बॉल को किक मारने से पहले, क्योंकि चूंकि अब ये सऊदी में रहते हैं तो अब हमें उम्मीदें होना स्टार्ट हो गई हैं। Of course, वो असर भी हो जाता है, कल्चरल इन्फ्लुएंस भी होता है ना। यस, हाँ, डेफिनेटली। सो देयर यू गो। अच्छा, अल्जेरिया और स्विट्जरलैंड का मैच इस वक्त एज वी स्पीक हो रहा है, और तो वो उसका जो रिजल्ट होगा ऑफ कोर्स वी विल टेल यू, वी शैल कीप यू पोस्टेड। पाकिस्तान का दारुल हुकूमत इस्लामाबाद कभी अपनी ग्रीनरी, साफ सुथरी आबो हवा और मोतदल मौसम के हवाले से मशहूर था, मगर हाल में पड़ने वाली शदीद गर्मी पड़ रही है इस्लामाबाद। तो इस्लामाबाद को क्यों ब्लेम कर रहे हैं? अब गर्मी तो हर जगह ही पड़ रही है, अब क्या हो सकता है? ने लोगों के होश उड़ा दिए हैं, और शायद ये भी कहना गलत नहीं होगा कि मौजूदा गर्मी ने दारुल हुकूमत के मौसम से मुताल्लिक आम राय तब्दील कर दी है। शहरियों को शदीद गर्मी और हब से बिलबिलाते देखा गया है, और वो तो शुक्र है कि बारिश के बाद दारुल हुकूमत के रिहायशियों की कुछ जान में जान आ जाती है। वैसे इस्लामाबाद में गर्मी जब पड़ती है तो गर्मी ठीक ठाक नहीं पड़ती, बहुत ज़्यादा, बिकॉज यहाँ इसीलिए तो यूरोप का भी आपको बता दें, एग्जैक्टली यूरोप में भी जो लोग मर रहे हैं ना गर्मी से, मतलब ऐसी वहाँ से कहानियाँ आ रही हैं कि पीपल आर एक्चुअली कोलैप्सिंग बिकॉज ऑफ गर्मी। वो इसीलिए क्योंकि जहाँ क्लियर होगा स्काई, और ख़ास तौर पे जहाँ ये पोल्यूशन वगैरह कम होगी, डायरेक्ट सनलाइट हिट कर रही है, और वो गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा फील होती है। यूरोप में आई हालिया गर्मी की लहर को देखें तो यकीनन माहौलियाती तब्दीलियों के असरात जो हैं वो इस्लामाबाद पर भी असर अंदाज हो रहे हैं, और मगर ये भी मानना पड़ेगा कि शहर के खूबसूरत और मोतदिल मौसम को बिगाड़ने में आई एम सॉरी टू से एज ऑलवेज हमारा अपना भी बहुत दखल है। और माहौलियाती माहिरीन का कहना है कि गुज़िश्ता 2 दिहाइयों में इस्लामाबाद की आबादी में तेज़ रफ्तार इजाफा हुआ है, और बेहतर रोज़गार और सहूलतों के लिए लोगों की बड़ी तादाद जो है वो दही इलाकों से शहरों का रुख कर रही है। मतलब नॉट जस्ट इस्लामाबाद, दैट इज़ द केस विद द रेस्ट ऑफ द कंट्री एज वेल। आबादी का ये इजाफा जो है ना, बट टॉकिंग अबाउट दारुल हुकूमत, वहाँ के मौसम पर बड़ा असरअंदाज हुआ है। और इसके अलावा भी आपको बता दें कि बढ़ती हुई जो कंस्ट्रक्शन सब कुछ हो रही है, हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं उनकी भरमार लग गई है, तो दैट इज़ ऑल्सो कंट्रीब्यूटरी फैक्टर। शहरी इलाकों से जंगलात में मुसलसल कटाई हो रही है, कंक्रीट का फैलाव बढ़ रहा है, ये बड़ी ट्रेजेडी है। इस्लामाबाद को ना लिटरली वर्टिकली बढ़ना चाहिए। इस्लामाबाद शुड नॉट बी एक्सपेंडेड हॉरिजॉन्टली, इट इज ऑन फॉल्ट लाइंस। व्हाट डू यू मीन बाय वर्टिकली बढ़ना चाहिए? वो अलग ब्लू एरिया का वो जो इलाका है वो अलग स्काई स्क्रैपर्स बन रहे हैं, लंबे स्काई स्क्रैपर्स नहीं है, बट यस, लेकिन वर्टिकली जो आप बात कर रहे हैं, चलें हॉरिजॉन्टली पे तो हमें सोचना चाहिए कि हम कितना ग्रीनरी जो है ख़त्म कर रहे हैं फॉर द हाउसिंग सोसाइटीज़, बट वर्टिकली भी नहीं हो सकता। इट इज़ ऑन फॉल्ट लाइंस, और ज़लज़ले आते जाते रहते हैं प्रॉबेबली। मतलब अगर आपने वहाँ बनाई दिया शहर इन द 60s, तो उसकी कैपेसिटी सोची होगी ना, ये नहीं थी उसकी कैपेसिटी उस वक्त। एनीवे, कंक्रीट से खारिज होने वाली हीट जो है वो दर्जा हरारत में इजाफे की वजह बन रही है। आपको पता है यूरोप में अब ये बहस शुरू हो गई है कि यू कैन नॉट इंस्टॉल एसीज इन योर अपार्टमेंट, पर्टिकुलरली फ्रांस और पेरिस में, क्योंकि उनके एग्जॉस्ट है वो, और शहर को मजीद गर्म करें आप। पीपल आर प्रोटेस्टिंग कि आप जो हैं जो गर्मी है उसे बर्दाश्त करें, आप अपने घरों में एसी नहीं लगा सकते जिसका आउटलेट पूरे शहर में मजीद हीट में इजाफा करेगा। सो मतलब हम वहाँ इस पहलू पे भी सोचते हैं। और ये यूरोपियन शहर जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, ये वो शहर और वो मुल्क है जहाँ ग्रीनरी जो है ना वो हमसे बहुत ज़्यादा है, कहीं ज़्यादा है, और इट इज़ क्वाइट क्लोज टू हाउ मच इट शुड बी इन मेट्रोपॉलिटन इन अ सिटी। तो वहाँ सोचें ज़रा, अगर ये इश्यूज हो रहे हैं तो हमारा ना सोचें वैसे तो। सो ग्रीनरी तो इस्लामाबाद की सर्टनली कम हुई है, कम हो भी रही है, और अब सवाल ये है कि क्या उसी तनासुब से शहर में नए दरख्त भी लग रहे हैं, नहीं लग रहे हैं। अच्छा, इस्लामाबाद लास्ट जब हम गए थे और मुझे बाज़ चौक चौराहों पर वो जो कराची में नहीं ब्यूटिफिकेशन वाले पाम्स होते हैं जो इस्लामाबाद की आबो हवा से बिल्कुल मुनासिबत नहीं रखते, क्योंकि वहाँ बारिश होती है, वो ज़रा खुश्क इलाकों में लगाए जाते हैं, वो जो ब्यूटिफाई करने के लिए पाम्स लगाए जाते हैं कराची, वो लगे हुए थे। एंड आई वाज सो सरप्राइज्ड, एंड एक दफा बहुत पुरानी बात है, एंड आई वाज सो डिसअपॉइंटेड एज वेल कि ये जिसने भी डिजाइन किया है इसने माहौल को, मैं कहता हूँ, मद्देनजर रखा ही नहीं कि इस्लामाबाद की क्या आबो हवा है, और वहाँ पे खजूर के दरख्त
या फिर इस तरह के दरख्तों जो का क्या काम है? ओल्ड ड्वेलर्स ऑफ इस्लामाबाद वुड रिमेंबर, मैं कोई 20 साल शायद पुरानी बात कर रही हूँ, लेकिन एक दफ़ा ये भी एक कैंपेन स्टार्ट हुआ था कि ब्लू एरिया की बिल्कुल जो ग्रीन बेल्ट है बीच में, उसमें ये पाम ट्रीज जो है ना, वो मतलब वो पूरे उगे हुए आके उनको फिक्स करना शुरू कर दिया था। पता नहीं किसको ठेका मिला था, किसका कॉन्ट्रैक्ट था, बट हंड्रेड्स ऑफ दोस पाम ट्रीज वर पुट इन देयर which died within only a couple of months. लेकिन जिसकी चांदी होनी थी वो तो उसमें हो गई होगी। When they clearly, you're right, they do not suit that environment. तो फिर आप मतलब सोच समझ के करें ना। look good in that environment. Yeah, वो it doesn't. की सराउंडिंग है वो कराची में अच्छे लगते हैं। वो बीची और वो कोस्टल एरियाज के प्लांट्स हैं। यहाँ पे लगे भी हुए हैं। अच्छा, दुआ मिर्जा हमारे साथ हैं। दुआ मिर्जा नुमाइंदा जियो न्यूज़ फ्रॉम इस्लामाबाद। दुआ साहब, पहले तो ये बता दें, हम तो इधर बैठे हुए सुनी सुनाई और हमारे जो बाकी कॉरेस्पॉन्डेंट्स दोस्त फैमिलीज हमें बताती हैं, दुआ स्टक है उधर, ओके, तो हमें बताते हैं कि जी गर्मी का लेवल ही कुछ और है। आप वहाँ खड़ी हैं, हमारे साथ बात कर रही हैं, बताएं आपने भी कुछ सालों में ऐसी गर्मी महसूस नहीं की? ओके, दुआ इज दुआ जी हुमा जी, आपको आवाज आ रही है? आपको आपकी स्क्रीन फ्रीज है। बता सकते हैं कि इस्लामाबाद का टेंपरेचर भी कितना चेंज हो गया है। बिल्कुल। आपको आवाज आ रही है? जी आ रही है। और हम अब जरा आप ठीक है, क्योंकि आपकी स्टक हो गई थी। बिकॉज़ वो आप अब आपकी हमें एक्सप्रेशन देख के पता चल रहा है कि मौसम आज तो बड़ा अच्छा है। शहर के कंस्ट्रक्शन और कंक्रीट स्ट्रक्चर को नहीं, we need to reconnect, I guess. This is not happening. जी, कनेक्ट कर लेते हैं। वैसे आप प्लीज हमें लिख के बताइएगा, I wonder are you watching us and if you are or not, but no, you know people are. हाँ. Because we are live on JioTez. All right. As my mother told me. All right, so yeah, if you are watching us, then please write to us at JioPakistan TV. हमारा X handle है। इस्लामाबाद में जो रहने वाले हैं वो बताइए, who have lived in Islamabad throughout their lives for decades, क्या तब्दीली आपको शहर में नजर आ रही है? Concrete, you know, whenever this year I went to Islamabad a lot, so because मैं हूँ ही इस्लामाबाद की, तो मुझे जो having gone back to the city जो मुझे नज़र आता है, it's the concreteness of it. It is so green. Greenery तो मुझे अभी भी नज़र आ रही है, लेकिन concrete structures और वो housing society वाली बातें और rush, इतनी दुनिया, वो जब हम बात कर रहे थे ना कि वो लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा है, मतलब दैट यू कांट स्टॉप। ऑब्वियसली पीपल विल गो एनीवेयर एक बेहतर रोज़गार के लिए, बेहतर एक ज़िंदगी के लिए, सो यू कांट स्टॉप दैट, बट दैट हैज़ क्रिएटेड वो इस्लामाबाद का जो एक पीस होता था ना, कम लोग और वो सब कुछ ऑब्वियसली खत्म हो गया। बट इसीलिए तो ये हाउसिंग सोसाइटीज एंड ऑल दैट, ये सब कुछ इसीलिए बढ़ रहा है ना, बिकॉज डिमांड है। ऑल्सो द न्यू हाउसिंग सोसाइटीज, आई फील दैट दे आर नॉट सो ग्रीन एज दे शुड बी, क्योंकि इनकी अर्बन प्लानिंग तो होती है और बड़ी अच्छी सड़कें वगैरह बना देते हैं, लेकिन ये प्लांटेशन पे कितनी तवज्जो देते हैं, इरिगेशन के आप तो चले, अभी तो हम इस्लामाबाद की बात कर रहे हैं। आपको पता है 1.5 महीना पहले मैं नथिया गली से होके आई हूँ, तो और मैं इतनी डिसअपॉइंट होके आई, मेरी इतनी आला मेमोरीज हैं फ्रॉम नथिया गली, और अब लगता था नथिया गली के पहाड़, कोई व्यू आपको डायरेक्ट वैली का नहीं मिलता। बीच में इतने बड़े बड़े कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर्स, बिल्डिंग्स, छोटे छोटे प्लाजे, लोगों के घर, मतलब इट इज सो सैड, बहुत ही ट्रेजिक। आपको पता है मरी स्टिल लुक्स लाइक मरी, वो फिर भी जितना होता था उसी को उन्होंने रखा हुआ है, एंड आई थिंक दे हैव मोर स्ट्रिंजेंट लॉज इन मरी। हाँ, तो ये नथिया गली टाइप जगह, तो मैं मतलब एज मच फन एज आई हैड, बिकॉज आई वाज देयर विद फैमिली, मैं बहुत डिसअपॉइंट हुई थी बिकॉज वो बात नहीं रही। The last year I also went and somebody was, there are so many housing societies in those mountains, somebody was trying to pitch कि भाई ये खरीद लें आप, और ये खरीद लें आप, ये खरीद लें, एंड मैंने मैंने खरीदना तो नहीं था, लेकिन मेरा एक सवाल उनका ये था कि ये अब हमारा फेज 1 बन गया, अब हमारा फेज 2 बनेगा, और उसके बाद पहाड़ नहीं रहेगा। मैंने कहा ये फेज 3 और फेज 4 जब आपका बन जाएगा तो यहाँ तो सिर्फ घर होंगे, तो जिस मकसद के लिए लोग यहाँ आ रहे हैं वो मकसद तो वैसे ही फौत हो जाएगा। अच्छा, दुआ इज बैक विद अस। दुआ, आवाज आ रही है आपको? जी, मुझे आवाज आ रही है। गुड। दुआ प्लीज बताएं, आप अपने एक्सपीरियंस से बता दें क्या चेंजेस आप इस्लामाबाद में देख रही हैं? टू हॉट, टू ग्रीन, कंक्रीट, व्हाट्स गोइंग ऑन? आप ये देखें कि आप और अब्दुल्ला जब अभी डिस्कशन कर रहे थे और मैं बिल्कुल स्टैंड बाय पर थी, तो पिछले 10 साल से हम वेदर रिपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन इतना बुरा हशर नहीं होता था स्टैंड बाय में, जब आप मेरे फेशियल एक्सप्रेशन और मेरी शक्ल देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। तो इस्लामाबाद का मौसम भी बिल्कुल तब्दील हो चुका है। दुनिया को ग्लोबल वार्मिंग का सामना है, क्लाइमेट चेंज एक रियलिटी है,
वेदर पैटर्न डिलेड है। लेकिन इसके साथ साथ शहर में जो ग्रीनरी का खात्मा है, जो हाउसिंग सोसाइटीज नहीं बन रही हैं, जो सड़कों का प्रोजेक्ट शुरू हुआ है और वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा, उससे जो पोल्यूशन है और तमाम फैक्टर्स मिलके हम देख रहे हैं कि इसने शहर का टेम्परेचर 3 से 4 डिग्री तक बढ़ा दिया है और भी डिलेड में आया। और जो कहा जा रहा है तो ह्यूमिडिटी बढ़ी है, जिससे मौसम मजीद गर्म महसूस हो रहा है। अभी आप गलियात और दीगर जगहों की बात कर रहे थे, तो अभी बहुत सारे लोग गर्मी से जान बचाकर जब कुमराट और दीगर जगहों पर जा रहे हैं तो वो भी यही बता रहे हैं कि सुबह के वक्त इंतहाई गर्मी है और उनके लिए मुश्किल है दोपहर का वक्त गुजारना, जबकि शाम ठंडी है। लेकिन इस्लामाबाद में ऐसा भी नहीं है। अच्छा, जो वेदर की प्रेडिक्शंस होती हैं, जैसे कल ये बताया जा रहा था महकमा मौसमियात की जानिब से कि आज शाम को बहुत तेज बारिश होने वाली है, लेकिन कल की प्रेडिक्शन ये थी कि कल बहुत तेज बारिश होगी गरज चमक के साथ, लेकिन फिर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और पहले हमेशा ऐसा होता था कि सिर्फ टेम्परेचर बताया जाता था, लेकिन अब गर्मी की जो सूरत हाल है उसके साथ साथ हीट इंडेक्स भी बताना पड़ता है। ऑफिशियली महकमा मौसमियात बताता है कि अगर 38 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है तो जो फील्स लाइक है वो 39 है। यू आर सो राइट दुआ। वो ये फील्स लाइक वाला कॉन्सेप्ट पहले इस्लामाबाद के साथ आप एसोसिएट नहीं करते थे। जो टेम्परेचर होता था वही आपको फील भी होता था। तो अब बिकॉज ऑफ ऑल दीज एनवायरमेंटल फैक्टर्स, वो ह्यूमिड हो जाना, दम घुटना, हवा का रुक जाना, ये फील्स लाइक टेम्परेचर बहुत आगे जाना स्टार्ट हो गया। अच्छा दुआ, ऑब्वियसली आपकी नज़र है इन सारी चीज़ों में। अभी जो हम बात कर रहे थे कि हाउसिंग सोसाइटीज़ वगैरह की वजह से बहुत ज़्यादा ग्रीनरी जो है वो ख़त्म की जा रही है, कितनी सदाकत है इस चीज़ में? मतलब हाउ मच ट्रूथ इज़ इन इट, ख़ास तौर पे कंसिडरिंग कि इस्लामाबाद के बड़े स्ट्रिंजेंट लॉज भी हैं कि आप कितना हद तक ग्रीन कवर ख़त्म कर सकते हैं जब कोई नई डेवलपमेंट हो रही हो, क्या वो फॉलो नहीं हो रहे? अच्छा हुमा, ऐसा है कि डॉक्यूमेंट्स की हद तक तो हमें लगता है फॉलो हो गए हैं, लेकिन जैसे ही आप लोग इन्वेस्टिगेट करना शुरू करते हैं तो आपको पता चलता है कि एनवायरनमेंट से उन्होंने परमिशन ही नहीं ली हुई। और एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट ये कहता है कि जब अगर हम उस जगह पर जाते हैं और हमें लगता है कि वो ग्रीन कवर खत्म कर रहे हैं या पुराने दरख्त काट रहे हैं, तो हम फिर फौरन एक्शन नहीं करते, हम प्लान बनाते हैं, हम स्ट्रैटेजी बनाते हैं और इतनी देर में सेटलमेंट हो जाती है और फिर हम देखते हैं। अभी मुझे याद है कि चक शहजाद रोड पर जब कंस्ट्रक्शन हो रही थी तो हमने रिपोर्ट किया था और वहां से 50 साल दरख्तों को काटा गया था उस रोड बनाने के लिए। तो तब जब मैंने एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट से पूछा था तो उन्होंने कहा नहीं, इन्होंने परमिशन नहीं ली थी, हम देखेंगे कि इनके खिलाफ क्या हो सकता है, हम अपने एक्ट में देखेंगे। तो तब तक बहुत देर हो चुकी होती है क्योंकि दरख्त को कट कर आगे चले भी गए होते हैं। अब प्लांटेशन ड्राइव आजकल इस्लामाबाद में शुरू हुई भी है, लेकिन उस पर भी WWF कहता है कि जिस तरह के प्लांट लगाए जा रहे हैं वो एनवायरमेंटल फ्रेंडली नहीं है। यानी जो ये फैसले किसके होते हैं? ये किस ब्यूटिफिकेशन के लिए जो हमने कुछ चौक चौराहों पर इस्लामाबाद में प्लांट्स देखे, वो इस्लामाबाद के माहौल से बिल्कुल मुताबिकत मुनासिबत नहीं रखते और वो अच्छे भी नहीं लगते। वैसे बड़े खूबसूरत प्लांट्स हैं, लेकिन अगर आप इस तरह के पाम्स लगा देंगे इस्लामाबाद में तो दे डू नॉट लुक गुड। बिकॉज़ इस्लामाबाद ऐसी आबो हवा है जहाँ बड़े खूबसूरत फूल आ सकते हैं, बड़े लश ग्रीन दरख्त लगाए जा सकते हैं। आप जो दुआ अभी बता रही थी कि यहाँ प्लांटेशन ड्राइव्स चल रहे हैं एंड ऑल दैट, और फिर आपने बताया कि लेकिन वो पौधे जो हैं वो प्लांट्स हैं ही नहीं वहाँ के, फैसला कौन करता है? मतलब कोई कमेटी हॉर्टिकल्चर कुछ तो बैठते होंगे। और बीच में वो जो एलर्जी फैलाते थे वो भी तो दरख्त काटे गए, लेकिन वो तो खत्म हो गया। रिप्लेसमेंट क्या लगा? पुरानी बात है जी बिल्कुल, पेपर मलबरी काटे गए थे, लेकिन पेपर मलबरी की आड़ में बहुत सारे और एनवायरमेंटल दरख्त भी कटे थे और इस पर एक पूरी डिस्कशन और डिबेट भी शुरू हुई थी, जिसके बाद में CDA ने डिफाइन किया कि नहीं, उन्होंने ये ख्याल रखा और मैपिंग की और फिर अब CDA का ये कहना है कि QR कोड भी वो हर दरख्तों पर लगा रहे हैं ताकि उसकी गिनती आसान हो और अकाउंटेबिलिटी आसान हो सके। लेकिन अगेन ये है कि एक्सपर्ट्स ये बताते हैं कि जो जकरांडा और बाकी लगाए जा रहे हैं यहाँ पर पौधे, वो इस एनवायरनमेंट के नहीं है, बल्कि वो एल्टीट्यूड पे लगाने वाले हैं। और WWF ने भी इस पर कंसर्न जाहिर किया था, लेकिन जो इसकी अल्टीमेट अथॉरिटी है वो डेफिनेटली CDA ही है और CDA का ये कहना है कि 4 अच्छे हैं। अब वो जो पर्पल फूल हैं वो शायद अच्छे तो बहुत ज्यादा लगते हैं, लेकिन वो एनवायरनमेंट के लिए कितने फ्रेंडली हैं और एनवायरनमेंट को के साथ कितना कोप अप करते हैं, इस हवाले से हमें कोई एक्सपर्टीज एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट में भी नजर नहीं आती। और अब जो कंस्ट्रक्शन हो रही है मुस्तकिल, वो इस्लामाबाद के लिए बहुत ही दुआ, ये बड़ी पेनफुल बात है ये कंस्ट्रक्शन वाली जो बात है ना। थैंक यू सो मच बाय द वे, आपने इतनी देर हमारा इंतजार भी किया, लेकिन रिपोर्ट भी किया। दुनिया का दिल चाहता था पाकिस्तानियों का भाग भाग के इस्लामाबाद जाएं जब व्हेन इट गेट्स टू हॉट और व्हाटएवर, और थोड़ा सा एक रिलीफ आपको मिलती थी। अब नॉट सो मच एनी मोर बिकॉज द वेदर इज़ रियली द सेम। बल्कि हमें कभी कभार लगता है कि कराची में तो फिर भी हवाएं चल जाती हैं तो वो ज़रा ईजी हो जाता है मामला जो है मौसम का। वहाँ बड़ी स्टैटिक किस्म की गर्मी है। ओके, मूविंग ऑन।
अच्छा जी, वर्ल्ड बैंक के ताउन से कराची में BRT येलो लाइन मनसूबा आपको पता है डिले की नज़र भी हुआ, फिर मुबैना करप्शन की भी नज़र हुआ। कोई भी यकीन से नहीं कह सकता कि इस मनसूबे की किस्मत अब क्या होगी। 1.5 अरब रुपए की करप्शन करने पर प्रोजेक्ट डायरेक्टर ज़मीर अब्बासी और डायरेक्टर प्रोक्योरमेंट जुमान दास के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो रही है। मुलजिम ज़मीर अब्बासी से एंटी करप्शन हुकाम तहकीकात कर रहे हैं। ज़राए बता रहे हैं कि मामला सिर्फ इन 2 अफसरान तक महदूद नहीं है। अरबों रुपए करप्शन के स्कैंडल में और भी 62 अफराद मुलव्वस हैं। गुज़श्ता पेशी पर मुलजिम ज़मीर अब्बासी ने अदालत के सामने इंकशाफ किया था कि मनसूबे का कंसल्टेंट एक वज़ीर का करीबी अजीज़ है। मनसूबे के मुताबिक 21 किलोमीटर तवील बस रूट कोरंगी में दाऊद चौरंगी से शुरू होकर जाम सादिक पुल पर कोरंगी रोड, FTC इंटरचेंज, शारा फैसल, शारा कायदीन, कश्मीर रोड से होता हुआ खुदादाद कॉलोनी पर ख़त्म होना था। बस होना था ये ख़त्म। सिंध हुकूमत ने अक्टूबर 2019 में येलो लाइन मंसूबे की मंजूरी दी थी, जिसे जून 2025 में मुकम्मल होना था, लेकिन बदकिस्मती देखिए कि अब भी ये मंसूबा ठीक तरह से शुरू भी नहीं हो सका। अब टाइम एंड अगेन होता है और जाहिर है कि हमें समझ नहीं आता कि इस शहर के साथ क्या मसला है, किसी जिन का साया है या क्या है। ये जो सारे नाम लिए आपने, ये जिन ही है। हाँ। मतलब अमीन अकबर हमारे साथ मौजूद हैं। अमीन, अस्सलाम वालेकुम, बताइएगा ये कैसे होता है कि एक मंसूबा शुरू हुआ हो और 2019 से 2026 आ जाए और बीच में 2026 में सबको पता लग रहा हो कि ये तो करप्शन की नज़र हो गया, इस पे तो कभी काम शुरू नहीं हुआ। 6 साल गुजर गए। अब्दुल्ला, बिल्कुल आपने ठीक कहा। ये 1.25 अरब रुपए का मामला नहीं है, 8.5 अरब रुपए की एडवांस पेमेंट जो है वो कॉन्ट्रैक्टर्स को की गई है। जो FIR है उसमें भी यही कहा गया है कि मंसूबे में 8.5 अरब रुपए की एडवांस पेमेंट की गई है और ये जो 1.25% कमीशन यानी कि 1 अरब और 25 करोड़ रुपए सिर्फ उस पर जो है वो मुनाफा लिया गया है उस 8.5 अरब रुपए का। और ये एडवांस अदायगियाँ की गई हैं जिसमें प्रोजेक्ट डायरेक्टर ज़मीर अब्बासी गिरफ्तार हैं, जबकि हैरत की बात है जो प्रोक्योरमेंट के डायरेक्टर हैं झामन दास, वो अभी तक एंटी करप्शन को जो है वो नहीं मिल सके, उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सका। मुल्क से भाग गया। अभी तक ऐसी कोई इतलात नहीं है कि वो मुल्क से फरार हो गए हैं। ज़मीर अब्बासी का भी यही कहना है कि इतने पैसे लेके वो शख्स मतलब किस तरह गायब हो सकते हैं लोग, ये तो बड़ी अजीबोगरीब बात है। बिल्कुल, ये 10 जून को ये मुकदमा दर्ज हुआ था एंटी करप्शन में और उसके बाद मुद्दई कौन है इसमें एंटी करप्शन के ही इंस्पेक्टर हैं शेर जमान, जो इस केस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी हैं। और हुकूमत का क्या कहना है? हुकूमत का इसमें यही कहना है कि इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया है प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने और उसके साथ जो दीगर प्रोक्योरमेंट के डायरेक्टर। इस बात का कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? मीन ये बताएं कि एडवांस पेमेंट, अव्वल तो कोई अकाउंटेबिलिटी तो होती है कि अरबों रुपए की एडवांस में दी जा रही है, तो कुछ तो दिखाओ कर क्या रहे हो। नंबर 1। अगली किस्त जारी होने से पहले तो आपको एक प्रोग्रेस दिखानी है और आपको एक बताना है कि हम कहां से कहां, यहाँ तक इस महीने तक हम यहाँ पहुंचेंगे, इस साल तक हम यहाँ पहुंचेंगे, उसके बाद इतने साल भी गुजर जाना और किसी ने देखा ही नहीं कि हो क्या रहा। मतलब ये बहुत अजीब बात है। जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर है उनका ये मौक़िफ़ है कि उनसे पहले तो ये मंसूबा बिल्कुल ही डेड था, 3% तकरीबन काम हुआ था, लेकिन उनके आने के बाद जो है वो इसमें तेज़ी आई थी और उन्होंने वक्त से पहले जो काम उन्हें दिया गया था फ़ेज़ 1 का वो उन्होंने मुकम्मल कर लिया था, ये उनका दावा था। और उनका ये कहना था कि एडवांस पेमेंट जो है जिन कॉन्ट्रैक्टर्स को की गई है उनका तो इस FIR में नाम ही नहीं है। अगर ये तमाम अदायगियाँ खिलाफ कानून हुई हैं या इसमें कोई करप्शन हुई है तो उन कॉन्ट्रैक्टर्स को भी तो इसमें मुलजिम बनाया जाना चाहिए। FIR फिर कहाँ किसने कटवाई? एंटी करप्शन के ही इंस्पेक्टर हैं शेर जमान, जो इस केस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी हैं, उनकी मुद्दत में ही FIR दर्ज हुई है। तो उनके पास तो बड़ी पूरी रिसर्च होगी कि क्या हुआ क्या नहीं। FIR एम ही तो नहीं कट जाती ना, और अवेम तो नाम क्यों नहीं डाले गए? इससे पहले एक वज़ीर आला सिंध ने जो है CMIT कमेटी इंक्वायरी कराई गई इस मामले में, जिसमें उन्होंने ये निशानदेही की कि इस मामले में 8.5 अरब रुपए की करप्शन हुई है और जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं उन्होंने अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया है और इसके साथ साथ कई और लोगों के भी नाम शामिल थे। लेकिन FIR में सिर्फ ज़मीर अब्बासी और जो प्रोक्योरमेंट के डायरेक्टर हैं झामन दास, इन 2 मुलजमान का अभी तक इस केस में जो है वो जिक्र आया है। अभी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुई। की अगर ऑन ग्राउंड बात करें, कितना हुआ, क्या बन गया? ज़मीर अब्बासी साहब का ये मौक़िफ़ है कि ज़मीर अब्बासी साहब का मौक़िफ़ छोड़ें, तो दूसरी ये तो कुछ छुपी बात तो नहीं है, तो नजर आ जाना चाहिए ना। एक डिपो बनने थे जाम सादिक ब्रिज के साथ, जो उनका ये कहना था कि वो
वक्त से पहले जो है वो मुकम्मल हो गया है। 5% काम हो सका उनके मुताबिक जो है ये तकरीबन कोई 25-30% काम जो है वो उन्होंने कर लिया था, और जो टास्क दिया गया था उन्हें, जिस काम की अदायगी की गई थी, और वो ये जो है ये दूसरे प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं, इससे पहले कोई और थे? इससे पहले कोई और थे। उनकी जवाबदेही नहीं हो रही? नहीं, इनके टेन्योर में ही इस बात की निशानदेही की गई कि इस मामले में जो है वो करप्शन या इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल हुआ है, एडवांस पेमेंट की गई है। तो इस पर एक कमेटी तश्कील दी गई थी और वज़ीर आसिम की तरफ से। इनको क्यों बनाया गया था, पहले को हटाया क्यों गया था? वो इसलिए, इसकी तो कई वजूहात हो सकती हैं। हो सकता है कि जो मंसूबा है वो ताख़ीर का शिकार हो या सुस्त रवि का शिकार हो, जैसे कि BRT रेड लाइन का मंसूबा है, उसमें भी अचानक हमने देखा कि कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर दिया गया, और उसके बाद अभी भी काम तो वहाँ पे हो रहा है। अब तो मज़ीद BRT अगर रेड लाइन की बात करें तो इस्लामिया कॉलेज से लेकर जो रास्ता है, दोनों रोड जो हैं वो ट्रैक जेल चुरंगी तक बंद हैं। इसके बाद पुरानी सब्ज़ी मंडी का एरिया है, इसके अलावा हसन स्क्वायर से जो है बैतुल मुकर्रम मस्जिद है। अमीन, बात ये है कि ये बात कोई छुपाई तो नहीं जा सकती ना। किसी का कहना कि 5% काम हो गया, किसी का कहना जी हमने तो 25-30% कर दिया, तो जाके देखो। मतलब ये तो वो बात नहीं है ना कि मैंने कहा और तुमने मान लिया। इट हैज टू बी देयर, मतलब ये तो पूरी दुनिया देख सकती है। जी बिल्कुल, अभी तो इसमें तो झूठ का एलिमेंट आ नहीं सकता। थर्ड पार्टी ऑडिट या असेसमेंट नहीं होती? बिल्कुल, वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट है और उनकी टीम गुज़िश्ता माह यहाँ पर आई भी थी। उन्होंने भी मंसूबे में खामियों की निशानदेही की है। जो हमारे ज़राए उनका ये कहना है, उन्होंने भी इस मंसूबे पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था, जिसके बाद ये मामला मंजर आम पर आया। इसकी इंक्वायरी कराई गई और इंक्वायरी में ये बात सामने आई कि 8.5 अरब रुपए की जो एडवांस अदायगी हैं कॉन्ट्रैक्टर्स को, वो की गई हैं, और उसके ऊपर जो है वो ये रकम बैंक में रखने के बाद मुनाफा लिया गया है 1 अरब 25 करोड़ रुपए का उस 8.5 अरब रुपए के ऊपर। तो अभी केस की इन्वेस्टिगेशन जारी है। अब जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उनका ये कहना था कि एक GIT तश्कील दी गई है और तमाम रिकॉर्ड जो मुख्तलिफ महकमों से लेना था और वर्ल्ड बैंक का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको भी देखा जा रहा है, और इन तमाम दस्तावेज़ात का जो है वो जायज़ा लेने के बाद इस केस का जो इंटरम चालान है वो जमा कराया जाएगा। उसके बाद ही ये पता चलेगा कि इस केस में ज़मीर अब्बासी के अलावा और भी, क्योंकि ज़मीर अब्बासी के अकेले साइन के साथ ये अदायगियाँ नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें 3-4 लोगों की एक कमेटी होती है, उनके दस्तखत के बाद ही ये जो पैसा है ये कॉन्ट्रैक्टर्स को मुंतकिल हुआ होगा, क्योंकि इसमें बैंक गारंटीज़ भी शामिल होती हैं। आया बैंक गारंटी थी या नहीं थी, इन तमाम माली बेज़ाब्तियों का जायज़ा लिया जाएगा। और इन्वेस्टिगेशन अभी हो रही है। अभी तक तो इस प्रोजेक्ट के जो फंड्स थे, मतलब 8.5 अरब रुपए की, हम अगर करप्शन की हम बात कर रहे हैं कि बीच में इधर खुर्द-बुर्द हुए हैं, रह क्या गया है पीछे? मतलब ये हाउ इज दिस गोइंग टू प्रोजेक्ट इज गोइंग टू गो ऑन? प्रोजेक्ट का तो मुस्तकबिल ठीक ही लग रहा है, क्योंकि ये वर्ल्ड बैंक के ताउन से ही प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है और उसमें 600 बिलियन से ज़ायद का ये मंसूबा है। अच्छा। अब तक की मैं ये समझता हूँ कि जितने भी इससे पहले के प्रोजेक्ट बने हैं उनसे सबसे बड़ा ये मंसूबा है, जिसमें जो दीगर महकमे हैं जिससे ये मंजूरी ली गई है इसमें, और अब इसकी कॉस्ट जो पहले इससे कम थी, तकरीबन 350-400 बिलियन थी, अब वो जो है वो 600 बिलियन से क्रॉस कर गई है। जब 6 साल इस पे पेशरफ्ती नहीं होगी और 6 साल में 7 साल में 25% सिर्फ काम होगा तो उसकी कॉस्ट भी बढ़ेगी। आई एम जस्ट थिंकिंग कि वर्ल्ड बैंक का अगर ये प्रोजेक्ट है, वर्ल्ड बैंक भी देख रहा है कि अंदर क्या करप्शन सब कुछ हो रहा है, Why would they put in more? मतलब जब तक पहले का आप सफाई ना दें कि हुआ क्या, हम क्यों मजीद इसको फंड करें? बिल्कुल, वर्ल्ड बैंक के तहफ़्फ़ुज़ात के बाद ही मामला जो है वो आगे बढ़ रहा है। Okay, sorry, I mean that's all the time we have. मुल्क में शदीद गर्मी पड़ रही है। इस्लामाबाद के मौसम की हमने अभी बात की थी। इस इंतहा के गर्म मौसम में कराची समेत मुल्क भर में लोड शेडिंग भी हो रही है। लाहौर समेत दीगर शहरों से भी लोग लोड शेडिंग के इजाफे की शिकायत कर रहे हैं। तो खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को भी शदीद गर्मी में ऑब्वियसली तवील लोड शेडिंग का सामना है, और अक्सर शहरों में 12 घंटों से भी ज़्यादा लोड शेडिंग जो है वो लोगों को झेलना पड़ रही है। दिस इज़ क्रिमिनल बाय द वे। सूबाई और दारुल हुकूमत पेशावर भी लोड शेडिंग से महफूज नहीं है। कराची में कुछ दिनों से आसमान पर मुस्तकिल बादलों का डेरा है, और हम आपको बताते रहते हैं कि थोड़ा सा ओवरकास्ट टाइप लगता है, मतलब एक धोखेबाजी सी लगती है, लगता है कि कुछ अभी इट माइट रेन बट इट डजंट। और गुज़िश्ता हफ्ते के मुकाबले में गर्मी की शिद्दत जो है वो यकीनन भाई कराची का मौसम इस वक्त
मुल्क के गर्म इलाकों में सबसे इट्स बेटर यू कैन से, बिकॉज वो शामों को हवा चल पड़ती है, हवा चलती है शाम में जैसे, और फिर वो कूल डाउन एक हो जाता है, और दोपहर में भी कोई गर्मी ऐसी नहीं होती कि नाकाबिले बर्दाश्त हो। अब्दुल्ला, लेकिन लोड शेडिंग में कोई कमी नहीं है, लोड शेडिंग इधर भी हो रही है, उसमें कोई कमी नहीं आई। वज़ीर-ए-आला मुराद अली शाह ने भी कराची में बढ़ती लोड शेडिंग पर इजहार तशवीश का उन्होंने किया है, और आज भी शहर के कई इलाकों में कम से कम 8 घंटे की लोड शेडिंग मामूल है। सो वलीद अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। वलीद, बताइएगा, बास तो लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाके हैं, वहाल है जो लोड शेडिंग से मुस्तस्ना नहीं है उनका भी बताइए। जवाद अहमद ने हमें लाहौर से भी ज्वाइन किया। जी, उनसे भी बात करते हैं, लेकिन पहले हम वलीद आप बताइए। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला। अब्दुल्ला 8 घंटे मामूल कभी हुआ करता था, अब तो पूरे दिन शहर में अगर लाइट ना हो, बिजली ना हो, तो ये मामूल है। शहर में कई इलाके ऐसे हैं जहां 2-2, 3-3 दिन तक बिजली नहीं होती, और जब आप के इलेक्ट्रिक से मौक़िफ़ लें तो वो ये कहते हैं कि क्योंकि बिजली की चोरी है, क्योंकि लाइन लॉसेज हैं, क्योंकि लोग कुंडा लगाते हैं, बिलों की अदायगी नहीं करते, इसीलिए लोड शेडिंग हो रही है। नेपरा न सिर्फ तंबी कर चुका है, 2025 में के इलेक्ट्रिक को 2.5 करोड़ का फाइन भी हुआ है। कराची के किसी इलाके की आप बात करें, लियारी, कोरंगी, मलीर, औरंगी टाउन, न्यू कराची, सुरजानी टाउन, और इसी तरह जितने इलाके हैं वहां पर तभी लोड शेडिंग है। जो कि इलेक्ट्रिक के दस्तावेजात हैं, जो शेड्यूल है लोड शेडिंग का, उसके मुताबिक तो लोड शेडिंग सिर्फ 10 घंटे ज्यादा से ज्यादा हो रही है, लेकिन सूरत हाल बिल्कुल दस्तावेजात से बरअक्स है। कराची में 12 घंटे, 13 घंटे, 14 घंटे लोड शेडिंग होना एक मामूल है। फर्ज कीजिए कि अगर किसी सारिफ के पास 10 घंटे की लोड शेडिंग का शेड्यूल है, और जब वो फोन करके के इलेक्ट्रिक की हेल्पलाइन पर पूछता है कि मेरे घर बिजली क्यों नहीं आ रही, तो उसको बताया जाता है कि जी अभी मेंटेनेंस हो रही है। और अजब बात यह है कि मेंटेनेंस का टाइम वही है, यानी अगर 12 बजे बिजली आनी है, बिजली 2 बजे आएगी, और कई हफ्तों से ये सिलसिला जारी है, और इसी 12 बजे से लेकर 2 बजे तक मेंटेनेंस हो रही होती है। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है। नेपरा का फोरम है जहां पर शिकायत दर्ज की जा सकती है, इसी तरह वफाकी मोतसिब का एक इदारा है जहां शिकायत दर्ज की जा सकती है, लेकिन जब सार्फिन वहां पर जाते हैं तो उनकी शिकायत क्योंकि अभी तो डे टाइम एयर कंडीशनिंग की खपत भी कम हुई है, मतलब कराची का मौसम जो निस्बतन बेहतर हुआ है, उस तरह से बादलों का डेरा है, शहर में ठंडी हवा चल रही है, सो बिजली की तलब में भी कुछ कमी आई होगी ड्यूरिंग द डे जो एयर कंडीशंस लोगों के ऑन होते थे। सो उसके बावजूद ये तवील लोड शेडिंग की क्या वजूहात हैं, ये भी आपसे जानेंगे, लेकिन अभी जवाद मलिक हमारे साथ लाहौर से मौजूद हैं। जवाद, बताइएगा, लाहौर में तो शदीद गर्मी पड़ रही है, मतलब हब से गर्मी है, फिर बारिश हो जाती है, फिर और बारिश के बाद दोबारा से बहुत बुरा सीन हो जाता है। सो क्या अपडेट है आपके पास लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों से, कहाँ कहाँ बिजली जा रही है, कितने घंटों की जा रही है? ओके, जवाद आपका माइक म्यूट है, प्लीज चेक करें। जी, अच्छा जवाद, आप अपना माइक ठीक करें और हम इतनी देर, वलीद तो है ना हमारे साथ? जी वलीद, अच्छा ये कुंडों वाली जो बात है ना, आई एम सॉरी, जब हमारी बात होती है और यही हमें रीजनिंग बताई जाती है कि कुछ इलाके हैं जो कुंडे लगा देते हैं, और फिर ऑब्वियसली के इलेक्ट्रिक नहीं चाहता कि वहाँ उससे बड़ा इलाका मुतासिर होता है। अगर हमें पता है कि वहाँ कुंडे लगे हुए हैं, इन्होंने भी आइडेंटिफाई कर लिया है, तो आप पहुंचे, मतलब इसके क्या प्रोटोकॉल होता है जहाँ आपको जब पता चल जाए इस इलाके में कुंडों से ही बिजली आ रही है, तो के इलेक्ट्रिक का काम क्या है फिर? वो क्या करते हैं? क्योंकि इनके अमले की मुबैना मिली भगत के बगैर ये मुमकिन है, ये काम नहीं हो सकता। देखिए, ये कहना तो अब्दुल्ला हुमा नाइंसाफी होगी कि इलेक्ट्रिक बिल्कुल कार्रवाई नहीं करती, ऐसा तो नहीं है, बहुत सारी जगहों पर कार्रवाई होती भी है, लेकिन के इलेक्ट्रिक की नफरी कम है। फिर ये कि कुंडा जो लगा हुआ है वो ऐसा नहीं है कि किसी इंडिविजुअल ने ऐसे ही कुंडा लगा लिया, उसका दिल चाहा, उसने किसी इलाके में बिजली चोरी करके बेचना शुरू कर दी। इसमें सियासी सरपरस्ती भी है, इसमें ताकतवर लोग भी मुलव्वस हैं, पूरी सोसाइटीज हैं, मतलब आप तसव्वुर कर सकते हैं कि पूरी सोसाइटीज हैं जो कुंडे पर चल रही हैं। 2, 4, 10 घरों की बात हम नहीं कर रहे, बल्कि सैकड़ों घर हैं, हजारों घर हैं, वो पूरे सारे के सारे घर वो कुंडे पर चल रहे हैं। के इलेक्ट्रिक कार्रवाई करती भी है, लेकिन ये भी जो अभी आपने बात कही कि इसमें अमला भी मुलव्वस होता है, और माजी में ऐसा होता रहा है कि इलेक्ट्रिक ने अपने अमले के खिलाफ कार्रवाई भी की है। और ये भी एक हकीकत है कि बहुत से ऐसे इलाके हैं जहां लोग ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ मीटर नहीं है, आप मीटर लगाइए, लेकिन होता यह है कि वहां से
3,000 2,000 रुपए एक घर से वसूल किए जाते हैं, लेकिन बिजली के मीटर नहीं लगाए जाते वहां पर। ये जो फिक्स अमाउंट है, हम ज्यादा स्लम्स की बात कर लें या कच्ची आबादी की बात कर लें या गोट जो शहर के बीचों बीच हैं, कितने इलाकों के साथ ऐसी आबादियां हैं? मतलब आप नॉर्थ नाज़िमाबाद ब्लॉक बी के पीछे जो पूरी एक कम्युनिटी है, और फिर नई जहाँ पे कुंडा सिस्टम ही चलता है, लेकिन उसकी वजह से पूरा सेक्टर का बहुत सारा हिस्सा उस लोड शेडिंग की जद में आता है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो ये कैसे मुमकिन है कि ये सिलसिला चल रहा है और भूकाम की आंख के नीचे चल रहा है, नाक के नीचे चल रहा है? देखिए, जैसे मैंने बताया अब्दुल्ला, इसमें सियासी सरपरस्ती भी है, इसमें ताकतवर लोग भी मुलव्वस हैं, और ये इतना मुनज़्ज़म निज़ाम है, ऐसा नहीं है कि कोई इंडिविजुअल, कोई इंफरादी शख्स है और वो ये काम कर रहा है। ये पूरा नेटवर्क है और बहुत ही मुनज़्ज़म अंदाज में ये सब होता है। जब वहां पर कार्रवाई करने के लिए के इलेक्ट्रिक का अमला जाता है तो उनको ज़दोकोब भी किया जाता है, और इसी सबब के इलेक्ट्रिक बहुत से इलाकों में कार्रवाई ही नहीं करता कि अगर वो वहां पर जाएंगे तो उनको मज़ामत का सामना करना पड़ेगा और उसके बाद फिर सूरत हाल मजीद अफ्तर होगी। ये तो लग रहा है कि हमने फिर ये कॉन्वर्सेशन की और अब हम आगे चलें। मतलब आपकी बातों से और ये रियलिटी देख के, जहाँ सियासी भी एलिमेंट है बीच में, इतना मुनज़्ज़म तरीके से सब कुछ चल रहा है, नई नई सोसाइटियाँ शुरू हो जाती हैं जहाँ मीटर्स नहीं लगे होते और या वहाँ ये फिक्स रेट चल रहा होता है। बल्क मीटर का एक तस्वुर है, यानी हम एक जगह गए रिपोर्ट करने के लिए तो हमने उनसे पूछा कि आपका एसी भी चल रहा है, आपका फ्रिज भी चल रहा है, सारी चीजें आपके पास मौजूद है, आपका बिल कितना आता है? तो उन्होंने कहा बिल हम तो 3,000 रुपए देते हैं। मैं बड़ा हैरान हुआ, मैंने कहा ये तसव्वुर कराची के कौन-कौन से इलाकों में है? 3,000 रुपए। ये कहाँ है कराची के इलाकों में तसव्वुर? आप सवाल ये करें कि कराची के किस इलाके में ये नहीं है। आप लियारी की बात करें, आप न्यू कराची की बात करें, आप सुरजानी की बात करें, आप मलीर की बात करें, कोरंगी, औरंगी टाउन, कराची का कौन सा ऐसा इलाका है जहां पर बिजली की चोरी नहीं हो रही, जहां पर कुंडे के 2,000 मेरी बात सुनिए, 3,000 रुपए भी तो कोई ले रहा है इनसे और बिजली आ रही है। जवाब और जो ले रहा है उसका भी बड़ा ऑर्गेनाइज्ड काम होगा, मतलब वो अपनी जेब में भी अगर डालता होगा उसने भी पीछे देने ही होंगे। माजी में हुमा इन वाकयात पर कत्लो गारत होती रही है शहर में कि कुंडे का जो बिल है वो तो जाहिर है लोग देंगे नहीं, तो कुंडा जो है वो लगाने के बाद पैसे हम वसूल करेंगे। दूसरा शख्स कह रहा है या दूसरा माफिया कह रहा है कि हम वसूल करेंगे। इस पर शहर में कत्लो गारत होता रहा है। मतलब आप तसव्वुर कीजिए कि जो कुंडा है उसके पैसे लेने पर शहर में। ठीक, हमारे साथ ही रहिएगा वलीद। अभी हम जवाद के पास चलेंगे। जवाद, बताइए, लाहौर में गर्मी बला की पड़ रही है, कितनी लोड शेडिंग हो रही है मुख्तलिफ इलाकों में? जी बिल्कुल, इस वक्त मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी आवाज़ आ रही है, प्लीज़ बताइए। अच्छा ठीक जी। इस वक्त गर्मी की जो सूरत हाल है वो इंतहाई अबतर है, और उसके साथ ही हम देख रहे हैं कि जो खास तौर पर लोड शेडिंग का तो यहाँ पे बाकायदा ऐलान नहीं किया गया, क्योंकि इनके पास तलब और रसद का फ़र्क जो है वो ज़्यादा नहीं है। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि जो गैर लानी लोड शेडिंग है, ट्रिपिंग है, वो इस वक्त अरूज पर है। जो ही दिन चढ़ता है, सूरज सवा नेज़े पर जाता है, तो उसके साथ ही जो खास तौर पर पुरानी आबादियाँ हैं, गुंजान आबाद आबादियाँ हैं, वहाँ पर सिस्टम ओपन सिस्टम है, ओवरलोडेड सिस्टम है, ग्रिड सिस्टम जो है और फीडर जो है वो फरसूदा है। सालों साल से बिल तो बढ़ते गए, बिजली की कीमत बढ़ती गई, लेकिन सिस्टम पर वो पैसे खर्च नहीं हुए जो होने चाहिए थे। और आज अलमिया ये है कि सूरज के साथ, हवा के साथ, बारिश के साथ फौरन बिजली चली जाती है और बीसीओ फीडर घंटों बंद रहते हैं। दिन के वक्त भी जो खास तौर पर ग्रीन टाउन, इचरा, फिरोजपुर रोड के आबादी ले लें, बाटापुर ले लें, इसके अलावा जो कसूर के इलाके हैं, देहात हैं, वहाँ पर इंतहाई अबतर सूरत हाल है। 6 से 8 घंटे की ट्रिपिंग है और गैर लानिया लोड शेडिंग है। और रात के वक्त तो ये सूरत हाल मजीद खराब हो जाती है, क्योंकि दिन के वक्त तो जो सोलर का इस्तेमाल होता है उससे 2 से 2,500 मेगावाट का रिलीफ मिलता है इनको। तो रात के वक्त जो सूरत हाल है मजीद खराब हो जाती है, ना लोग सो सकते हैं, खवातीन बच्चों की इंतहाई बुरी हालत होती है, ना घरों से बाहर आ सकते हैं। छोटे जो घर है, 5 मरले के, 2 मरले के घर हैं, 3 जो मंजिला घर है, वो कहाँ जाएंगे? तो ये सूरत हाल बड़ी सोचने वाली है। जो हुक्मरान तबका है, अशराफिया है, और खास तौर पर वजारत तवानाई, उनको सोचना होगा कि आने वाले 2, 4, 5 साल में हम कहाँ खड़े होंगे। इससे बुरी सूरत हाल होगी। निजकारी की बातें की जाती हैं, बड़े अफसोस के साथ निजकारी की बातें की जाती है, लेकिन सिस्टम की बेहतरी की बातें नहीं की जाती। और ये हम 15-20 साल से सुन रहे हैं कि निजकारी कर दी जाएगी, सिस्टम बेहतर हो जाएगा। ये आज लिख लें कि अगर निजकारी की गई तो ये सिस्टम मजीद खराब होगा। जो बाहर से आएगा ठेकेदार, प्राइवेट बंदा,
वो पैसे नहीं लगाएगा, वो तो पैसे इकट्ठे करेगा बिलों से और अपने घर चला जाएगा। कोई गोरा होगा, कराची में तो निष्कारी हो गई ना, यहाँ उसके बावजूद भी आपसे समय ये बताइए वलीद के नहीं वलीद नहीं बल्कि हम जवाद से पूछना चाह रहे हैं, हम अभी कुंडा कल्चर जो है, आई डोंट हैव अनदर वर्ड फॉर इट, इसकी बात कर रहे हैं। कराची में तो बहुत काफ़ी रैम्पेंट है और इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल। जवाद, लाहौर में भी कुछ ऐसा है सीन? जी बिल्कुल, अगर हम बात करें कुंडा सिस्टम की, चोरी की, तो 1 साल पहले ये थी, लेकिन इस हवाले से खासा खातिर खा काम हुआ है और मौजूदा जो गवर्नमेंट है वो कीन नजर आई। और ख़ास तौर पर जो बोर्ड है लेस्को का, जो नए चीफ एग्जीक्यूटिव है रमजान भट्ट, उन्होंने एक बड़ा ही अच्छा काम किया। वो ये काम किया कि पुलिस की बजाय और अपने स्टाफ पर इन्हिसार करने की बजाय उन्होंने 6 माह के लिए पहले रेंजर को यहाँ पर डिप्यूट किया। उनके जो दस्ते थे वो यहाँ पर आए और उनके साथ खास तौर पर जो सरहदी इलाके हैं, हमारे नारोवाल का इलाका, कसूर का इलाका, पाक पतन, उकाड़ा, ननकाना, यहाँ पर कुंडा सिस्टम था, ट्यूबवेल चलते थे और बड़े ही हाई लाइन लॉसेस थे। तो उस ये सारा खासतौर शादाबाद का इलाका जहाँ पर स्टील फर्नेस चलती थी, तो उसको रेंजर्स की मदद से, पुलिस की मदद से, ISI स्पेशल ब्रांचेस की मदद से यहाँ पर उसको खासी हद तक कंट्रोल कर लिया गया है। लॉसेस हमारे इस साल में खासे खातिर खा कमी आई है, रिकवरी हमारी 100% है। तो ये सूरत हाल में बेहतरी आई है, लेकिन सिस्टम में बेहतरी नहीं आई। उन्होंने सिर्फ ये काम किया है कि चोरी रोकी थोड़ी बहुत, पहले भी चोरी जाहिर है घरों में भी थी और बाहर भी थी, घरों में तो इस वक्त ना होने के बराबर है। लाइन लॉस दैट इज एनकरेजिंग। अगर चोरी रुकी है और इस पे इफेक्टिव कार्रवाई हुई है तो अदर्स शुड आल्सो फॉलो दिस एग्जांपल। जवाद, लाहौर के किसी इलाके में एलानिया लोड शेडिंग है या नहीं हो रही, गैर एलानिया ही है? जी बिल्कुल, लाहौर के जो कोई आप कह लें कि चंद फीडर ऐसे होंगे जिसमें डेविस रोड का इलाका है, गड़ी शाह का इलाका है, या खासतौर पर शाद बाग का इलाका है। चंद एक ऐसे फीडर है जिसे हाई लॉस फीडर कहते हैं। वहां पर हम देख रहे हैं कि जो लोड शेडिंग है, 6 घंटे की लोड शेडिंग ऐलान किया गया है। उस हवाले से हमने बारहा निशानदेही की। क्यों है यहाँ पे ये एलानिया लोड शेडिंग? अगर बिजली की तलब और रसद मैं बताने जा रहा हूँ वही बताने जा रहा हूँ। हाई लॉसेस फीडर होते हैं जहां पर चोरी जो है 12% से ज्यादा होती है। अच्छा। तो हमने बड़ी निशानदेही की मुतल्लिका एक्शन को, एसीज को, चीफ एग्जीक्यूटिव को भी, कि यहाँ पर खुदारा टीमें लगाई जाए और वहां पे देखें, आप एक बिल देते हैं, मैं अगर बिल नहीं देता तो आपका तो कोई कसूर नहीं है कि 6 घंटे की आप भुगते हैं लोड शेडिंग। तो इस हवाले से वहां पर हमें अफसोसनाक, और सिर्फ लाहौर के इलाके नहीं है, लाहौर से बाहर भी इलाके हैं, ऐसे मुतअद्दिद इलाके हैं जहां पर इस वक्त हाई लॉस फीडर है, वहां पर 6 घंटे की, 4 से 6 घंटे की एलानिया लोड शेडिंग हो रही है। इस सिलसिले को खत्म होना चाहिए। इंतहाई शदीद गर्मी है, बुजुर्ग हैं, बीमार लोग होते हैं, मतलब ये तो किसी को रीजन देने की जरूरत नहीं है, भाई हम बिल पे कर रहे हैं, आप हमें बिजली दें। ये लोड शेडिंग वाला मामला जो है, और ख़ास तौर पे जब इस किस्म के ऐलान होते हैं ना कि इस पर जी हमारे पास एक्स्ट्रा बिजली इन एक्सेस, आपको पता है ना ये भी है, इन एक्सेस बनी हुई है, और फिर जब गर्मियाँ आती हैं और फिर लोड शेडिंग होना स्टार्ट हो जाती है तो वो मामला आवाम को समझ नहीं आती कि वाई आप इस किस्म के स्टेटमेंट्स क्यों दे रहे थे कि एक्सेस में बिजली बनी हुई है इस पर हमारे पास। अच्छा, हमारा कराची में तलब रसद का मसला है या फिर ये मेंटेनेंस और रिकवरी ना होने का ही मसला है वलीद? देखिए, के इलेक्ट्रिक तो ये कहती है कि हमारे पास बिजली मुकम्मल है, पूरी बिजली हमारे पास है, लेकिन हम क्योंकि बिजली चोरी का सामना कर रहे हैं, क्योंकि लोग बिलों की अदायगी नहीं कर रहे, यही वजह है। लेकिन बहरहाल तलब रसद के अलावा एक मसला इंफ्रास्ट्रक्चर का भी है अब्दुल्ला। जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है वो बोसीदा है, वो पुराना है, उसको बेहतर करने की ज़रूरत है। और इसी तरह जो PMTs हैं, तकरीबन शहर में 31,000 के करीब के इलेक्ट्रिक की PMTs हैं, बल्कि 31,000 से ज़्यादा ही हैं, फीडर्स हैं। और फिर मसला ये भी है कि अगर फ़र्ज़ कीजिए कि किसी एक PMT को बंद करना है तो के इलेक्ट्रिक के पास ऐसा निज़ाम नहीं है कि इन 31,000 जो PMTs हैं उनके पास ये कंट्रोल हो कि वो सिर्फ एक किसी PMT को बंद कर दें। इसके फिर होता ये है कि वो फीडर पूरा का पूरा बंद होता है, और जब फीडर बंद होता है तो उसमें 10 PMTs होती हैं, वो सारी की सारी बंद करना पड़ती हैं, जिससे एक बड़ा इलाका मुतासिर होता है, जिसमें वो लोग भी शामिल होते हैं जो बाकायदगी से बिल अदा कर रहे होते हैं। वलीद, थैंक यू, एंड जवाद मलिक, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। मतलब जब हम ये बातें सुनते हैं ना कि इसमें अभी मजीद बेहतरी आनी है या इसको बेहतर करने की ज़रूरत है एंड ऑल दैट, तो हम फिर ये सवाल करने पे मजबूर हो जाते हैं, व्हाट आर यू सिटिंग ऑन? मतलब प्राइवेटाइज भी हो चुके हैं कि इलेक्ट्रिक भी है, आप सालों गुजर चुके हैं, आप किस इंतज़ार में बैठे हैं कि इसको बेहतर तो करना ही है? या तो मान जाएं कि आप नहीं कर सकते, यू आर नॉट केपेबल, दैट यू कैन नॉट डू इट,
माने उतरें जाएं, कोई और आए जो कर सके, लेकिन इस पे बैठ जाना कि हाँ कभी करेंगे, मतलब जनरेशंस गुजर जाएंगी, यहाँ निज़ाम ठीक नहीं होना। ओके अच्छा जी, अभी आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ जाए। हम इससे पहले ज़रा क्या बात कर रहे थे, इस्लामाबाद के मौसम की भी बात कर रहे थे ना, और ज़ैनब नईम हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर माहौलियात हैं, और इस्लामाबाद में ज़ाहिर है दरख्तों की कटाई का भी इशू है। फिर जैसे जैसे शहर वसी हो रहा है वैसे वैसे कंक्रीट से हीट ही निकलती है। नईम साहब, आप इस्लामाबाद में रहने वाले, वहाँ बसने वाले, ये सब बता रहे हैं कि अब वहाँ का मौसम तब्दील हुआ है, गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा महसूस होती है, क्या आप भी यही देख और सुन रही हैं? जी बिल्कुल, क्योंकि मैं भी यहाँ की रिहायशी हूँ, तो यहाँ के जो टेम्परेचर है वो पिछले कुछ सालों में उसमें बहुत ज़्यादा बेतरतीबी आई है, और यहाँ पे गर्मी जो है बहुत शिद्दत इख्तियार करने लग गई है। बल्कि गर्मी के अलावा भी जो मौसमियाती तब्दीली की वजह से जो बारिशें होती हैं वो पहले की तरह नहीं होती, और बहुत तूफ़ानी बारिशें होना शुरू हो गई हैं। इसमें एक तो ग्लोबल जो मौसमियाती तब्दीली का फैक्टर है वो तो है ही, लेकिन पिछले कुछ सालों में क्योंकि यहाँ पे आबादी बढ़ी है और उसकी वजह से यहाँ पे कंस्ट्रक्शन भी बहुत ज़्यादा होना शुरू हो गई है, तो कंक्रीट जब ज्यादा होता है, नरम मिट्टी कम होती है या ग्रीन बफर्स कम होते हैं, तो टेम्परेचर में वैसे भी इजाफा होना शुरू हो जाता है। साइंटिफिकली असेसमेंट्स जो हुई हैं उसके मुताबिक पिछले चंद सालों में इस्लामाबाद के टेम्परेचर में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस का इजाफा हुआ है। तो अगर 0.2 डिग्री सेल्सियस का भी कहीं पे इजाफा हो टेम्परेचर में, तो उसकी वजह से वहाँ पे मौसमियाती तब्दीली लोकलाइज जो है वो हो जाती है, और वहाँ पे इस किस्म के तूफान और डिजास्टर्स और शदीद गर्मी जो है वो बढ़ना शुरू हो जाती है। जैसे इस दफा हीट इंडेक्स हमारा 51 डिग्री सेल्सियस हुआ है इस्लामाबाद में, यानी कि जो आपका फील लाइक टेम्परेचर है, जिसमें एक इंसानी जान का आउटडोर्स में सरवाइव करना बहुत मुश्किल होता है। जैनब, टेम्परेचर की आप बात कर रही हैं, तो इस्लामाबाद का जो टेम्परेचर है, दर्जा हरारत, वो हर साल कुछ ज़्यादा होता जा रहा है, बढ़ता है। क्या इसकी वजह क्लाइमेट चेंज ही आप समझ रही हैं, या शहर में आने वाली अंदरूनी तब्दीलियाँ भी हैं? मतलब ये सारी वैसे तो इंटरलिंक्ड ही हैं एक दूसरे के साथ। किस चीज़ को आप ब्लेम करेंगी, दिस इज़ द रीज़न, दिस इज़ द कॉज फॉर इट? जी, जैसा कि मैंने बताया कि शहर में आने वाली अंदरूनी तब्दीलियां जो है ग्लोबल क्लाइमेट चेंज की वजह से जो यहाँ पे मामलात हो रहे हैं उसको बढ़ावा ही दे रही है, जिसमें जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज हैं, एक तो ये, दूसरा यहाँ पे इस्लामाबाद जब एक प्लान्ड सिटी है, इसको जब प्लान किया गया था 1960 में, तो इसमें खास तौर पे इसीलिए इसको इस तरह प्लान किया गया था कि यहाँ के जो ग्रीन और ब्लू बफर्स हैं, यानी कि ग्रीन बफर जो जंगलात हैं, मारगला की पहाड़ियां हैं, और उनको प्रोटेक्ट करने का कहा गया था, और ब्लू बफर्स यानी कि जो दरिया हैं या नदियां हैं यहाँ पे जो बहती हैं पहाड़ों से, उनको भी यानी महफूज रखने का कहा गया था। लेकिन बदकिस्मती से वो ओरिजिनल मास्टर प्लान फॉलो नहीं हो सका, इंक्रोचमेंट हो गए ब्लू बफर्स पे। ग्रीन बफर्स हमने आबादी बढ़ाने के लिहाज से या कंस्ट्रक्शन के लिहाज से हम उनको जंगलों को ऐसे ही काटते रहते हैं, कभी पब्लिक हेल्थ की मद में हम 60 साल पुराना दरख्त काट देते हैं, तो यहाँ नरम मिट्टी भी कम हो गई। तो ये लोकलाइज फैक्टर्स भी हैं। ट्रेजिक सिचुएशन है वैसे। अच्छा ज़ैनब साहब, जब ये बताया जाता है ना कि दरख्त कटने से माहौल बदल रहा है, तो जहाँ आबादी बढ़ती है रोज़गार भी बढ़ता है, वहाँ नए लोगों के लिए नई जगह बनानी भी पड़ती हैं, सोसाइटी, सड़कें, इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट वगैरह सब करना ही होता है। सो क्या इस्लामाबाद में किस तरह मैनेज किया जा सकता है कि इस्लामाबाद में हाँ जी अब मज़ीद आबादी नहीं आ सकती, सब बंद कर दें? बिल्कुल ऐसा नहीं है, इसको बिल्कुल बंद नहीं होना चाहिए, लेकिन डेवलपमेंट जो क्लाइमेट स्मार्ट डेवलपमेंट का एक कॉन्सेप्ट होता है, जिसमें तरक्की को आप क्लाइमेट चेंज को मद्देनजर रखते हुए देखते हैं। जाहिर सी बात है, मुझे एक बात बताइए, यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन होती जा रही है, अब 51 डिग्री सेल्सियस पे हीट इंडेक्स पहुंच गया, आइंदा आने वाले सालों में अगर इसी तरह हालात है तो 60 पे पहुंच जाएगी। क्या यहाँ पे फिर कंस्ट्रक्शन का फायदा होगा? इतनी गर्मी में लोग सर्वाइव कैसे करेंगे? फिर तो आपको वर्किंग आवर्स ये सब चेंज करने पड़ते हैं। तो बेहतर है कि आप पेशगी इकदाम के हिसाब से यहाँ की कंस्ट्रक्शन के साथ साथ आप उसको एनवायरनमेंट को भी तरजीह दें। जब आप एक दरख्त काटते हैं तो उसकी जगह मजीद लोकल दरख्तों को लगाएं। जब आप दरियाओं को इंक्रोच करेंगे तो वहां पे जाहिर है सैलाब आएंगे, तो दरिया को इंक्रोच करने के बजाय आप सोसाइटी बनाते हैं तो दरिया के गुजरने का रास्ता ज़ेरे जमीन रख सकते हैं। ड्रेनेज वहाँ का जो प्लान है उसको इसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। फिर आपको यहाँ मारगला हिल्स नेशनल पार्क है, और जरूरी नहीं कि आपने उसके अंदर भी कंस्ट्रक्शन करनी है। यहाँ पे नेशनल पार्क में आप जानवरों को भी, उन्होंने भी
साथ रहना होता है। तो एक पूरा मोस्ट ब्यूटीफुल कैपिटल ऐसे ही नहीं इस्लामाबाद बना था। तो एक बैलेंस रहना चाहिए जो कि पूरी दुनिया में डेवलप कंट्रीज में रहता है, तो हमारे लिए मुश्किल है। यू हैव अ पॉइंट। और इसमें फिर आप नेचर को रिस्पेक्ट करें ना, ये दरिया को रास्ता देने वाली जो आप बात कर रही हैं, आपका जो एनवायरनमेंट है, यू नीड टू वर्क अराउंड इट, नॉट कि आप उसको हटाएं और अपनी चीजें जाएं, इंटरफेरेंस ना करें। ज़ैनब ये बताएं कि ये सारा सिचुएशन जो है, मतलब हम एक ऑब्वियसली एक बड़ी चैलेंजिंग पॉइंट पे जा रहे हैं, ये क्या रिवर्सिबल है या फिर इरिवर्सिबल है? क्योंकि ये तो ठीक है कि नए दरख्त लगें, आबादी कंट्रोल हो, दीगर इक़दामात जो हैं, आबादी एक कंट्रोल हो जाए ना, ये हम फुट नोट में डाल रहे हैं। हमारी हर प्रॉब्लम की जड़ जो है वो हमारी आउट ऑफ कंट्रोल आबादी है। खैर एनीवे, अगर ज़ैनब हम ये सब कुछ कर लेते हैं, ये जो सारे नुकसानात जो हो गए हैं, क्या ये रिवर्स हो सकते हैं? क्या हम इस्लामाबाद या चलें किसी और मकाम का पुराना वाला जो दर्जा हरारत है और मौसम जो है उसको बहाल कर सकते हैं, या फिर अब जब हो गया वो हो गया और फ्यूचर में मज़ीद नुकसान से ही बचने के लिए सब कुछ हो सकता है, बट जहाँ हम पहुँच चुके हैं हम वहीं हैं? नहीं, इस्लामाबाद अभी भी हाँ, इस्लामाबाद का शहर ऐसा है कि हम यहाँ पे अगर कुछ चीज़ें करें तो इसका दर्जा हरारत में कमी लाना पॉसिबल है। हाँ, दुनिया के कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पे अभी नामुमकिन है, लेकिन इस्लामाबाद में ये चीज़ पॉसिबल है क्योंकि यहाँ पे नेचुरली हमारे पास कुछ बफर जोन्स मौजूद है, सिर्फ हमें उनको प्रोटेक्ट करना है साथ साथ। तो इस्लामाबाद का दर्जा हरारत जो है उसमें कमी लाना बिल्कुल पॉसिबल है अगर हम जंगलात, पार्क्स और अर्बन सेंटर्स जो शहर में जो हम लोग करते हैं, तरक्की करते हैं या प्रोग्रेस करते हैं या कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर लगाते हैं, उसके साथ हमें ग्रीन अर्बन स्पेसेस को बढ़ाना है। शहर में ज्यादा सस्टेनेबल मोबिलिटी यानी कि जो ट्रांसपोर्टेशन है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, वो इलेक्ट्रिक बसेस आ तो गई हैं, लेकिन उसके साथ साथ क्या हम एक्सेसिबल बना सकते हैं, साइकिलिंग लेन्स, ये सब छोटे मोटे इकदाम हैं जो होते हैं लेकिन मजीद होने की जरूरत है। और लोगों में अवेयरनेस भी यहाँ पे ज्यादा है और लोग चाहते भी हैं सिविल सोसाइटी के इस्लामाबाद को हम इसी तरह से ग्रीन और प्रोटेक्टेड एरिया रखें। तो अगर एक प्लान के तरीके से हम प्लान इंफ्रास्ट्रक्चर में चले तो हमें हमारे लिए इसको रिवर्स करना कोई मुश्किल नहीं है। चलिए अगर हम रिवर्स ना भी कर सके, कम से कम हम इसको उस हिसाब से बढ़ावा तो ना दें जिसकी वजह से यहाँ पे मजीद तबाही आ सकती है। शुक्रिया आपका ज़ैनब। There is so much that can be done and should be done, क्योंकि ऑब्वियसली इतनी बात भी करते रहते हैं, एक इमरजेंसी होती है क्लाइमेट चेंज की, मगर कर क्या रहे हो, तो these things need to be done. Okay, we need to show you something. शारजा का एक इलाका है, उसके नज़दीक खुरफकान बड़ी खूबसूरत जगह है बाय द वे। वहाँ हुआ मैंगो फेस्टिवल जहाँ पाकिस्तानी आम बड़ी शान व शौकत से मौजूद थे और इनामों की ख़ास बात पाकिस्तानी गुठली से अरब दुनिया में काश्त होने वाले आम पेश किए गए। एक्चुअली यहाँ से हमारी गुठलियाँ सीड गया बेसिकली, और फिर वहाँ पे काश्त हुई इन दरख्तों की, और उधर ही हुई, उधर से फिर जो आम प्रोड्यूस हुए हैं वो इस नुमाइश का भी हिस्सा रहे। सिब्त आरिफ हमारे साथ ही हैं, ही इज़ रिपोर्टिंग दैट फॉर अस। हाउ कूल। आम ही आम मगर सोने के दाम। अरब दुनिया में काश्त होने वाला आम सजाया गया शारजा के इलाके खुरफकान मैंगो फेस्टिवल के तहत, मगर यहाँ भी पाकिस्तानी आमों का चर्चा बल्कि मुकम्मल गलबा। इसकी खुशबू इतनी ज्यादा अच्छी है कि लोग आके पूछ रहे हैं कि आम कहाँ का है। बहुत जबरदस्त फेस्टिवल इसलिए है कि पाकिस्तान की जान, पाकिस्तान की शान, आम यहाँ पे मौजूद है हर तरह के। ज़ाहिर है और मुल्कों के भी आम है, मगर हमारे स्टॉल पे, पाकिस्तानी स्टॉल पे सबसे ज्यादा रश है। अरब काश्तकार इमारात के हों या सल्तनत ओमान के या फिर कतर और बहरीन के, सबने पाकिस्तानी आम की गुठलियों से पाकिस्तानी आम अरब दुनिया में उगाया, फेस्टिवल में सजाया। ये पाकिस्तानी आम यहाँ शारजा में ही उगाया है। ये मीठे आम हम खुरफकान फेस्टिवल लाए हैं। ये माशाल्लाह पाकिस्तानी लजीज आम है, कुवैत में हम उगा रहे हैं और यहाँ पेश कर रहे हैं खुरफकान में। फेस्टिवल में सल्तनत ओमान में पाकिस्तानी आम की गुठली से काश्त होने वाला 2.5 किलो वजनी आम भी तवज्जो का मरकज रहा। Mango? Yes. This is Pakistani. It's calling Niwa or something like this. But long time in Oman. और फेस्टिवल में पाकिस्तान में काश्त होने वाले आम की खुशबू और जायके के साथ पाकिस्तानी पवेलियन भी खूब जगमगाया। और हमारा मैंगो पूरी दुनिया में मशहूर है, इसका टेस्ट है, इसकी लज्जत, इसका अरोमा और इसकी फ्रेगनेंस वो खींचती है लोगों को। खुरफकान मैंगो फेस्टिवल मुसलसल 5 साल से आम की शदाइयों को मुतवज्जो कर रहा है। सिब्त आरिफ, जियो न्यूज़, खुरफकान, शारजा।
आप आम की शदाई हैं। आई लव आम एंड आई लव दिस माहौल जो बना हुआ था जहाँ वो एक अरबी म्यूजिक भी चल रहा है और साथ आम भी है। आई लव द टर्म आम का शदाई। आम का शदाई, कोई शायरी करें आप आम पे, लाइक माई मदर। अच्छा, कहना मैंने ये था कि वाकई मतलब अगर आप दुनिया के आम खाएं ना, जो मेक्सिको वगैरह जो लैटिन अमेरिकन है ना, वहाँ भी बड़ा आम मशहूर है, उनके लाल रंग के होते हैं, बट उनकी ना वो खुशबू होती है। आई हैव हैड देम, उनकी ना वो खुशबू होती है, ना वो टेस्ट होता है। मैं आपको बताऊँ, दिस इज़ नॉट बिकॉज वी लव पाकिस्तान एंड वी आर पाकिस्तानी। पाकिस्तानी आम से बेहतर आम दुनिया में नहीं है। एब्सोल्युटली। अच्छा जी, क्रिकेट की बात करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का नेशनल क्रिकेट एकेडमी में रेड बॉल ट्रेनिंग कैंप खत्म हो चुका है। यही वजह है, यू हैविंग ब्रेकफास्ट, ओके, यू कैन हैव कंफर्टेबली। यही वजह है कि आजकल में वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट स्क्वाड का ऐलान मुतवक्के है आजकल में ही। और ज़रा ये बता रहे हैं कि मोहम्मद रिजवान, शान मसूद, सलमान अली आगा, सऊद शकील ने अपने तमाम फिटनेस टेस्ट क्लियर कर लिए हैं। सऊद शकील टखने की इंजरी और मोहम्मद रिजवान कमर दर्द का शिकार थे। और ऐसी इत्तलात आ रही हैं, ग्रीन सिग्नल मिल गया मोहम्मद रिजवान को कि टीम में बड़ी तब्दीलियां की जा सकती हैं, मगर दस्तयाब खिलाड़ियों को देखा जाए तो बहुत ज़्यादा तब्दीलियों का इम्कान तो कम ही लगता है। अच्छा, ख़ास तौर पर कप्तान शान मसूद की जगह किसी और को क़यादत सौंपने की बातें हो रही थी, मगर लग रहा है कि टीम में कुछ तब्दीलियाँ तो होंगी, लेकिन कप्तानी के मामले में अब्दुल्ला सेलेक्टर्स के पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं हैं और मुमकिन तौर पर उन्हें शान मसूद जो है वो उन्हीं पर उनको डिपेंड करना पड़ेगा। बेसिकली 8 या 9 जुलाई से रेड बॉल स्क्वाड का 2 से 3 रोज़ का मुख्तसर कैंप जो है वो इस्लामाबाद में भी होगा और पाकिस्तान टीम 13 जुलाई को वेस्ट इंडीज़ के दौरे पर रवानगी के लिए तैयार है। बेसिकली चले जाएंगे और जिसके बाद टीम को इंग्लैंड का दौरा भी करना है। सो दे आर गोइंग टू बी नाउ आउट एंड अबाउट। सोहेल इमरान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा बात करते हैं। सोहेल भाई और राशिद भाई भी हमें, और राशिद भाई ने भी हमें ज्वाइन किया है। सोहेल, आपके पास सबसे पहले तो खबरें हम ले लें आपसे और बताइएगा क्या इत्तलात हैं, कौन कौन फिट हो गया, किसने फिटनेस टेस्ट क्लियर कर लिए, किसके इम्कानात रोशन हैं, किसके मादूम हो गए, क्या हो गया? जी अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला रुमा, बहुत शुक्रिया आपका। डेफिनेटली पाकिस्तान क्रिकेट टीम का जो ऐलान था वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड के टूर के लिए वो गुज़िश्ता हफ्ते हो जाना चाहिए था, क्योंकि गुज़िश्ता हफ्ते ही जो बड़ी बैठक थी सेलेक्टर्स की वो हुई थी, लेकिन उसके दौरान कुछ खिलाड़ियों के फिटनेस मसाइल, कुछ के बहुत ज़्यादा थे, कुछ के कम थे, तो उसको असेस करने के लिए दोबारा से टेस्ट लिए गए। कुछ खिलाड़ियों की फिटनेस दोबारा से असेस की गई, जिसमें सऊद शकील और विकेट कीपर बैटर मोहम्मद रिजवान शामिल हैं। इसके अलावा भी सलमान अली आगा समेत 1-2 और खिलाड़ी भी थे, लेकिन उनकी इतने वरी नहीं थी उनकी इंजरीज के हवाले से, इसलिए उनको ज़्यादा कंसिडर नहीं किया गया खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात के हवाले से। ये 2 खिलाड़ी सऊद शकील और मोहम्मद रिजवान ऐसे थे जिनके 2 रोज़ पहले यहाँ पर LCC ग्राउंड में फिटनेस टेस्ट भी हुई और उसके बाद उनको नेट्स पर देखा भी गया था प्रैक्टिस करते हुए बैटिंग की। पहले ये था कि 17 रुकनी स्क्वाड जाएगा, जिसके कुछ रोज़ पहले हमने नाम भी दिए थे, जिसपे अवैस जफर और अजान अवैस दोनों शामिल थे। इब्रार का नाम नहीं था, अली उस्मान थे और उसके साथ साथ एक ऑलराउंडर और 4 फास्ट बॉलर्स इस टीम में शामिल थे। 17 रुकनी स्क्वाड का हुआ था कि जी वो जाएगा दोनों जगहों के ऊपर, वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड। और लेकिन अभी हमें जो कल डेवलपमेंट जो पता चली रात के वक्त, वो ये थी कि अब शायद 17 रुकनी स्क्वाड ना हो बल्कि 16 रुकनी स्क्वाड जाए वेस्ट इंडीज़, और जब इंग्लैंड का टूर हो तो उस वक्त उसको 17 रुकनी कर दिया जाए। तो इस तरह अब जो सऊद शकील हैं उनके बारे में पता चला, ये अभी हतमी नहीं है, लेकिन हमें जो ज़राए ने बताया कि सऊद शकील शायद ट्रैवल नहीं करेंगे पाकिस्तान स्क्वाड के साथ वेस्ट इंडीज़ के लिए, लेकिन जब इंग्लैंड का टूर होगा जिसमें 3 टेस्ट मैचेस होंगे और वो 19 अगस्त से शुरू होना है, तो उसमें उनको शामिल किया जा सकता है। जहां तक कप्तानी की बात है, इसका फैसला जो है वो करना है चेयरमैन PCB ने। उन्होंने जो स्टेक होल्डर थे दूसरे, जिसमें थिंक टैंक था, सेलेक्टर्स थे, टीम मैनेजमेंट के अराकीन थे, कोचेस थे, उनसे राय ज़रूर मांगी थी शान मसूद को हटाने के लिए, ताकि नए कप्तान को लाया जाए। इस 5 टेस्ट मैचेस और आगे जितने भी पाकिस्तान के मजमूई तौर पर 9 टेस्ट मैचेस बचते हैं वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के, उनके लिए। और अभी भी वो वाला बाब बंद नहीं हुआ पाकिस्तान क्रिकेट टेस्ट टीम के कप्तान की तब्दीली के हवाले से। कुछ रिकमेंडेशन चेयरमैन के पास गई हुई के लिए जाहिर है। अच्छा राशिद भाई, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है इन द सेंस कि अगर तो शान मसूद को रिप्लेस करने की बात हो रही है तो क्या ऑप्शंस हो सकते हैं? स्क्वाड तो यही है,
किसको आप देखते हैं कि जो ज़्यादा केपेबल हो देन हिम फॉर दिस टूर? अस्सलाम वालेकुम। उनके पास इतना ऑप्शन नजर नहीं आ रहे और तकरीबन 16 टेस्ट मैचेस हो गए। शान एज ए कैप्टन है और जितने भी कैप्टन बने हम बार बार यही बात कर रहे हैं कि स्पेशली शाहीन की T20 में कप्तान होना चाहिए था। सलमान अली आगा को वनडे में, चलें बात गुजर गई, लेकिन अभी ऑप्शन मुझे नजर नहीं आ रहे यहाँ पे। रिजवान थे एक जमाने में कैप्टन, बाबर आजम थे, शाहीन थे, लेकिन इसके अलावा एक वक्त एक बात चली थी साल पहले जब बहुत अच्छी फॉर्म में सऊद शकील थे, वो एक कप्तानी ले सकते थे, लेकिन उनकी भी फॉर्म या इंजरी की वजह से वो भी टीम के साथ अगर नहीं है तो हमारे पास ऑप्शन इतने हैं नहीं। और मेरे ख्याल से WTC ऑलमोस्ट हमारी ओवर हो गई है, लेकिन ट्राई करनी चाहिए। ये 5 टेस्ट मैचेस इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए। मेरे ख्याल से जो फैसला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या जो आपकी हाई कमान है वो करना चाहती है, वो लगता है ऐसे ही है कि कंटिन्यू करेंगे शान मसूद को। कंटिन्यू करेंगे शान मसूद को। सुहेल, आपके पास क्या इत्तलात हैं? अगर शान मसूद नहीं तो कोई और ऑप्शंस हैं? जी, ऑप्शंस डेफिनेटली हैं, लेकिन उन दोनों खिलाड़ियों के साथ जो हमारे ज़राए कहते हैं वो अभी तफसीली कोई इस तरह की बातचीत नहीं हुई। जिस तरह राशिद भाई भी कह रहे हैं, वैसे भी खबरें यही आ रही थी कि अब वक्त बड़ा कम रह गया। अगर आपने 20 मई को, 21 मई को, 22 मई को ये फैसला कर लिया होता, जब आप 2 टेस्ट मैचेस बांग्लादेश से हारे थे, उस वक्त कुछ और सूरत हाल थी। उसके बाद चीज़ें ऐसी इन्वॉल्व हुई, कुछ लोगों के उनके उनको तजावीज़ भी आ गई कि नहीं, उनको रिटेन करना चाहिए, उनकी अपनी परफॉर्मेंस अच्छी है, तो फिर उतना फैसला अब आसान नहीं रहा। ऊपर से वक्त बड़ा कम रह गया। ऑप्शन जहाँ तक है, पहले सलमान अली आगा का नाम लिया जाता रहा, लेकिन हमें जो ज़राए बताते हैं कि सलमान अली आगा के साथ इस हवाले से जो खबरें आई थी पहले कि जी उन्होंने इनकार कर दिया, वो बनना नहीं चाहते। उनसे अभी तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो आला ओहदेदारान है, उन्होंने कप्तानी के हवाले से, उनको कप्तानी सौंपने के हवाले से, जो कल रात तक की सूरत हाल है वो यही थी कि उनके साथ कोई बातचीत नहीं की गई। इसके साथ साथ जो तजवीज़ दी गई थी, अच्छा सोहेल, इस टूर के लिए वो बाबर आजम का नाम भी शामिल था। अच्छा, इस टूर के लिए वाइस कैप्टन की हो गई है कोई अनाउंसमेंट? ये बड़ा वैल्यू रखेगा जाहिर है वाइस कप्तान जो भी होगा। जी, अब्दुल्ला रुमा भी तो टीम का ऐलान ही नहीं हुआ, स्क्वाड का ऐलान ही नहीं हुआ। रिकमेंडेशन कोई आ रही है? नहीं, अभी नायब कप्तान के हवाले से कोई रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि उससे पहले सऊद शकील नायब कप्तान रहे हैं। और अगर वो सऊद शकील, जिस तरह राशिद भाई ने भी जिक्र किया, अगर उनकी फॉर्म अच्छी होती, पिछले 4 टेस्ट मैचेस स्पेशली जो बांग्लादेश का जो टूर गया है उसमें अगर उनकी परफॉर्मेंस होती तो उनको कंसीडर किया जा सकता था। लेकिन अब तो जो लग रहा है कि वो तो शायद 16 रुकनी स्क्वाड में भी शामिल ना हो, जिसने वेस्ट इंडीज का टूर करना है। ये टीम का अनाउंसमेंट यही था कि इस हफ्ते हो जाना चाहिए था, लेकिन चेयरमैन की मंजूरी के बाद ही अनाउंसमेंट होना, और उसके साथ ही कप्तान और वाइस कप्तान के नाम भी सामने आएंगे। अच्छा, वाइस कैप्टन का होना कितना ज़रूरी है, कितना फ़ायदेमंद हो सकता है? राज भाई, आपका इतना वसी तजर्बा इतने बड़े टूर के लिए, और माजी में हम देखते आए हैं कि इंजमाम के बाद यूनुस खान थे, बिल्कुल सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये अलग अलग दौर में डिफरेंट चेयरमैन आए, कभी रखे कभी नहीं रखे, और ज़रूरी होता है वाइस कैप्टन का होना, क्योंकि आपको पता चल जाता है कि ये कैप्टन है। हमारे ज़माने में जावेद नियाज़ कैप्टन थे, उनके नाइब थे सलीम मलिक थे, सबको पता था उनके बाद जो रिप्लेस करेंगे वो यही होंगे, लेकिन हमारा वक्त बदलता रहता है। वाइस कैप्टन बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं है कि हमने उसको रिपीट नहीं किया, उनके बाद फौरन वसीम अकरम को कप्तान बना दिया गया, तो उसके बाद वकार यूनुस बन गए। तो जो नाइब कप्तान होता है, वाइस कैप्टन होता है, ज़रूरी नहीं कि वो कप्तान बने। अगर तो ये टूर के लिए सिर्फ बनाना है तो बहुत फायदे नहीं होते। अगर लॉन्ग टर्म देखना होता है, अगर बाहर की टीम देखती है कि स्टीव वॉ के बाद हम रिकी पॉन्टिंग को लेके आएंगे, वो आया रिकी पॉन्टिंग या माइकल क्लार्क, तो ये अगर आपकी सोच हो तो बेहतर है। और हर टूर के ऊपर हमारा डिफरेंट वाइस कैप्टन होता है, और जो कि मुनासिब नहीं टीम के लिए भी, उस प्लेयर के लिए भी जो कि बाद में कप्तान ना बने। अच्छा, वाइस कैप्टन होता है तो अगली आने वाली जो सक्सेशन होती है ना, उसके लिए सियासत आपको लगता है कम हो रही होती है, क्योंकि एक मौजूदा टीम में एक कप्तान होता है, उसके अलावा साबिक 3 कप्तान एटलीस्ट खेल रहे होते हैं, तो एक खिचड़ी सी पकी रहती है, एक वो इख्तियारा, एक तनाव सा रहता है। आपको लगता है ड्रेसिंग रूम में इसकी वजह से अगर वाइस कैप्टन हो और उसकी मजबूत जगह हो तो वो ज़रा हायरार्की क्लियर हो जाती है? देखिए, कैप्टन वाइस कैप्टन दोनों ना मतलब कि बोर्ड की मर्जी से बनते हैं, इसमें प्लेयर जितनी मर्जी अपनी पॉलिटिक्स कर लें, लेकिन चेयरमैन या जो क्रिकेट अथॉरिटी होती है वो जिसको चाहे वो देखते हैं कि कौन सा प्लेयर
हमारे लिए बेहतर हो सकता है कि कोई कंट्रोवर्शियल बयानात अपने स्टेटमेंट, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ना दे, कोई ऐसा इंसिडेंट ना हो जाए जिससे पाकिस्तान का नाम बदनाम हो, तो वो चूज करते हैं इस तरह का कैप्टन। और इसमें पॉलिटिक्स बिल्कुल होती है। पास में आपने देखा होगा बहुत सारे कप्तानों को, बड़ा फेमस है यूनुस खान का 2009 के वर्ल्ड कप के बाद रिवॉल्ट हुआ उनके खिलाफ, और बहुत सारे रिवॉल्ट हुए हैं। तो इसमें पॉलिटिक्स चल रही होती है बिहाइंड द सीन, लेकिन क्रिकेट बोर्ड अथॉरिटी होता है, वो चाहता है कि उनके मर्जी का कप्तान बने जो लॉन्ग टर्म बेस पे हो। अच्छा, ये बताएं राशिद भाई कि बाबर आजम को भी ऑब्वियसली कंसिडर किया जा रहा है, सोचा जा रहा है इस टूर के लिए, तो और अगर कप्तान की बात हो ही रही है दैट हु कुड बी द कैप्टन इफ नॉट शान मसूद, तो व्हाई नॉट बाबर आजम? बाबर आजम बड़ी मुश्किल से अपनी फॉर्म में वापस आए हैं और वो इस टॉर्चर से गुजर चुके हैं। 2 साल में कप्तानी मिली नहीं मिली, फिर हटा दिया गया, फिर 2024 में वेस्ट इंडीज दोबारा उनको कप्तान बना के, तो वो उसमें फिर यहाँ पे उन्होंने दोबारा कप्तानी छोड़ी। तो मेरे ख्याल से वो ऐसा प्लेयर है जो कि फोकस कर रहा है अभी क्रिकेट के ऊपर। या तो हमारी मैनेजमेंट इतनी स्ट्रांग हो कि अपनी सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली, जैसे पेशावर दलमी के ओतिस गिफ्तन या मोहम्मद अकरम ने जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली, उसको बैटिंग करने के लिए रखा हुआ था। प्लेइंग 11, प्रेस कॉन्फ्रेंस, सारी चीजें अपने कंट्रोल में रख लेते हैं। तो क्या पाकिस्तान की मैनेजमेंट सारी चीजें कंट्रोल कर सकती है? फिर उसके बाद इल्जाम एकदम से आ जाते हैं कि अपनी टीम चला रहे हैं, अपने दोस्तों को चला रहे हैं। तो ये मेंटल टॉर्चर होता है किसी भी कप्तान के ऊपर। वो अच्छा, कुछ कैप्टन ऐसे होते हैं, सचिन तेंदुलकर का आप हमें बता सकते हैं? जी मेरा मशवरा यही है कि वो उनको अगर ऑफर भी हो तो उनको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। हाँ, मतलब सचिन तेंदुलकर की आप बेहतर बता सकते हैं कि जब उनको कप्तान बनाते हैं तो फिर उनकी परफॉर्मेंस मुतासर होती है, फिर हटते हैं, फिर दोबारा आते हैं, फिर उनकी परफॉर्मेंस मुतासर होती है। सो वी हैव सीन दैट with the legends like Sachin Tendulkar too. बहुत सारे कप्तान ऐसे गुजरे जो कि ग्रेट प्लेयर थे लेकिन अच्छी कप्तानी नहीं कर सके, और कप्तानी होने की वजह से उनकी अपनी परफॉर्मेंस खराब होती थी। ये परफॉर्मेंस बेहतर भी हो लेकिन वो कंट्रोल अगर टीम के ऊपर नहीं है तो फिर वो फायदा नहीं होता। तो वो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि सॉफ्ट होते हैं कैप्टन, जो सीनियर प्लेयर को कुछ बोल नहीं सकते, उस पर एक्शन नहीं ले सकते, तो वो फिर टीम का कल्चर, वो माहौल बन नहीं पाता है। तो इस वजह से आपकी जो भी कप्तान बने, आपकी मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। आपका कोच जिसके अंदर है, आपके मैनेजर जो है, मैनेजमेंट है, वो बहुत कंट्रोल होनी चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ कभी कभार ऐसे इंसिडेंट हुए हैं पास्ट में जो कि ड्रेसिंग रूम की चीज़ें बाहर आई हैं जिससे टीम का माहौल खराब हो जाता है। अच्छा, अब हम कुछ साथ विजुअल्स भी देख रहे हैं और नेचुरली वहाँ कोचिंग टीम भी हमें नज़र आ रही है। सुहेल बताएं, मतलब कि ये मिसबा और हमें असद शफीक भी नज़र आए हैं और रिजवान भी एक्चुअली शायद नज़र आए हैं, तो ये किस तरह ये कोचिंग सेशंस वगैरह कैसे चल रहे हैं और क्या मतलब क्या टर्म्स क्या यूज़ होती होंगी, क्या बातें होती होंगी फॉर अ बेटर परफॉर्मेंस इन द फ्यूचर? क्योंकि हम अभी पिछले पास्ट में देखते भी आ रहे हैं कि पाकिस्तान टीम इज़ नॉट रियली अप टू द मार्क। हुमा, ये जो विजुअल्स आप देख रहे हैं इस वक्त स्क्रीन पर, ये जो एनसीए का रेड बॉल कैंप लगाया गया था ये उसके हैं, और इसलिए लगाया गया था कि प्री सीजन ये कैंप लगाया गया था। गुज़श्ता बरस डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस साकिब जावेद ने ये सिलसिला शुरू किया था, लेकिन पिछले साल बारिशें बहुत ज़्यादा हुई थी, जुलाई अगस्त में ये लगाया गया था, तो इतना ज़्यादा उसका फ़ायदा नहीं उठाया गया था। अब ये ड्राई सीजन था, इस दौरान ये कैंप लगाया गया सुबह भी और शाम को भी, और इस दौरान इन खिलाड़ियों ने जो सबसे ज़्यादा फोकस था वो फिटनेस और लंबे दुरानिये के मैचेस के ऊपर था। 2 रोज़ा मैचेस भी यहाँ पर LCCA ग्राउंड में खेले गए। ये जो आपने भी जिक्र किया मिसबाह उल हक का, असद शफीक का और दूसरे रिजवान तो डेफिनेटली कैंप का हिस्सा थे। सरफराज हैं, सरफराज हेड कोच की जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। जो मिसबाह उल हक हैं वो कैंप में भी शामिल रहे, बैटिंग कोच की भी वो करते रहे, जिम्मेदारी निभाते रहे। वो सिलेक्शन कमेटी के रुकन भी हैं और हैसियत से भी वो यहाँ पर नजर आए। इनके साथ साथ उमर गुल हैं, वो बॉलिंग कोच हैं। असद शफीक सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा भी हैं और कुछ अर्सा पहले जब पाकिस्तान टीम ने बांग्लादेश का टूर किया था वो बैटिंग कोच की हैसियत से उन्होंने पाकिस्तान का टूर भी किया था। तो ये कैंप जो जितना हम लोगों ने देखा, ये जब भी हमें यहाँ पर बुलाया गया, ये माजी में जो 2013, 14, 15, 16 में जो कैंप लगा करते थे, उसके बाद लगभग 10-12 साल के बाद इस तरह का जो कैंप है जो बड़ा एक डिसिप्लिन तरीके से लगाया गया है, ऑफ सीजन में प्री सीजन जो सीरीज होती हैं उसके लिए लगाया गया। तो मेरा ख्याल है
कि खिलाड़ियों की एक तो फिटनेस का अंदाज़ा भी हुआ। यही वजह है कि कुछ खिलाड़ियों के पहली मरतबा जो 24 के करीब बताया जाता है कि जी एक मुख्तलिफ नौइयत के टेस्ट हुए और उन टेस्ट के बाद खिलाड़ियों को उनकी फिटनेस के बारे में बताया गया। तमाम खिलाड़ियों ने उसकी तारीफ भी की, जिक्र भी किया खास तौर पे। तो डेफिनेटली जो 2-3 प्लेयर्स हैं उनकी फिटनेस तो ऐसी है कि जो पिछले काफ़ी अच्छे से वो उसको कैरी कर रहे थे। बाकी जितने भी खिलाड़ी हैं वो इस वक्त मुकम्मल फिट भी लग रहे हैं और वेस्ट इंडीज के खिलाफ और आगे इंग्लैंड के खिलाफ तैयार भी हैं। चलिए जी, गुड लक टू ऑल द खिलाड़ियों। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सुहेल, थैंक यू राशिद भाई, थैंक यू सो मच। हम होपफुल हैं और खासकर फिटनेस ठीक हो जाए ना तो काफ़ी मामला बेहतर हो सकता है। अच्छा जी, मुल्क भर के जो टूरिस्ट स्पॉट्स हैं ना, सियाहती मकामात, उन पर आजकल भरपूर रश चल रहा है और ख़ास तौर पर मुल्क के बालाई इलाकों में ऑब्वियसली और कहाँ जाना है, तो सयाहत अपने अरूज पर है। मगर कुछ वाक़यात जिनका हमने शुरू में तस्करा भी किया था इन द स्टार्ट ऑफ द शो टुडे, वो ऐसे सामने आए हैं जो कि बता रहे हैं कि बाज़ नौजवान सयाह महज सोशल मीडिया सेंसेशन बनने के लिए या फैलाने के लिए अपनी जान तक खतरे में डाल रहे हैं। वीगो वाला सीन है, यही हुआ था बेसिकली। टिकटॉक बना रहे थे ये लोग और फिर रुड़ गए। हाँ, रुड़ गए, मतलब गाड़ी रुड़ गई। नहीं, खुद निकल आए थे। खुद निकल गए तो करोड़ों की गाड़ी तो गई ना फिर आपकी। सो प्रोग्राम ज़रूर बढ़ गया था इनका। सो सिर्फ यही नहीं है, सयाहत करने वाले बहुत से लोग मकामी कल्चर, सफाई सुथराई का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना। बच्चों के डाइपर और पता नहीं क्या कुछ पहाड़ों में फेंका होता है। ये सिक्योरिटी सब्जे वगैरह का ख्याल नहीं रखते। मकामी लोगों की मजबूरी है कि लोगों का माश ही सयाहत से वाबस्ता है। और देखिए वो भी बड़े डिसरिस्पेक्ट फील करते हैं जब इस लोग आके गन बचाते हैं और इस किस्म की हरकतें करते हैं, बिकॉज दे आर नॉट यूज्ड टू दिस काइंड ऑफ अ कल्चर। सो ये बेसिकली इन्होंने टिकटॉक बनाने के लिए दरियाए कुनहार में गाड़ी उतार रही थी डबल कैबिन। इतना क्या दीवानापन हो गया। तो वो तो किस्मत अच्छी थी कि राफ्टिंग टीम वहाँ पहुँची हुई थी, तो उन्होंने बचा लिया इनको गाड़ी से। नहीं बचाना चाहिए था, मतलब कभी कभार आई एम सॉरी बट देयर आर सम लेसन्स ओवर देयर एज वेल। जहांगीर जगर, नुमाइंदा जियो न्यूज़, चित्राल से हैं और फेस्टिवल होता है वहाँ पे भी लोग बेड़ा गर्क करके जाते हैं जो सयाह आते हैं। तो सवाल हमारा ये है कि मुल्क के जो मुख्तलिफ सियाहती मकामात से ये शिकायत मिल रही हैं कि आने वाले सफाई का ख्याल नहीं रखते, जो कि हम देखते हैं, मकामी कल्चर का ख्याल नहीं रखते, विच इज़ रियली सैड। एक्चुअली ये सबसे बुरी बात यही है। और हर चीज़ को ही बेसिकली ग्रीनरी को नुकसान पहुँचा रहे हैं, फल ज़ाया कर रहे हैं, गंद मचा रहे हैं। तो क्या आपके इलाके में भी ऐसे इशूज़ सामने आ रहे हैं? जहांगीर बताइए। ज़िला लोयर व अपर चित्राल KPK के इंतहाई शिमाल में वाक़ई खूबसूरत दिलकश सयाहती मकामात हैं जिनकी रंगीनियों और आनाइयों से सयाह मुतासिर होते हैं। कैलाश की अजीब व गरीब कल्चर व फेस्टिवल देखने के लिए सयाह दुनिया के कोने कोने से चित्राल पहुँचते हैं। यहाँ फ्री स्टाइल पोलो, शांदूर फेस्टिवल, शाही किला, शाही मस्जिद, गर्म चश्मा, गोलेन, तेरिशमीर, मारखोर पॉइंट, बूनी, लावरी टनल और मडाकलास्ट देखने के काबिल इलाके हैं। गैर मुल्की सयाहों से मुकामी आवाम भी खुश व मुतमईन हैं और चित्राल आमद पर उनको खुशामदीद कहते हैं। मुकामी आवाम की गाड़ियों में ये सफ़र करते हैं, होटलों में रिहाइश इख्तियार करते हैं और बाज़ारों से सौदा सलिफ ख़रीदते हैं। इसी तरह मुल्की तरक्की याफ्ता अज़ला के सयाहों से भी लोगों को बड़ा फ़ायदा है। चित्राल जाते हुए चित्राली मसनूआत और सौगात भारी मिक़दार में अपने साथ ले जाते हैं और सफाई समेत मुकामी रस्म रिवाज का भी ख़ास ख्याल रखते हैं। दूसरी किस्म के सयाह वो हैं जो मज़दा गाड़ियों में इज्तिमाई सफ़र करते हैं, अपने साथ बोरिया, बिस्तर, खुराक का सामान और चूल्हा वगैरह भी साथ उठा लाते हैं और जहाँ मर्ज़ी हो पड़ाव डालते हैं। सफाई और रस्म रिवाज का कोई ख्याल नहीं रखते। महकमा टूरिज़म पर लाजिम है कि सफाई के बारे में उनको चित्राल पहुँचने पर ब्रोशरों और पोस्टरों की मदद से तरबियत फराहम करे ताकि मुकामी आवाम को कोई बिला बाकी न रहे। है चैलेंजेस भाई। थैंक यू जहांगीर जगर फ्रॉम चित्राल। अब आपको सवाल ले चलते हैं और यही सवाल महबूब अली से भी हम पूछना चाह रहे हैं। बेसिकली क्या इश्यूज़ हैं, क्या इश्यूज़ सामने आए हैं बिकॉज ऑफ द टूरिज़म? महबूब बताइए। जी बिल्कुल हुमर अब्दुल्ला, हर साल वादी स्वात में हज़ारों की तादाद में नहीं बल्कि लाखों की तादाद में सयाह मुल्क भर से यहाँ पर पहुँचते हैं और यहाँ की हसीन मनाजिर से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। ख़ासतौर पर अगर हम मौसमी गर्मा की बात करें तो मौसमी गर्मा में जब पूरे मुल्क में शदीद तरीन गर्मी पड़ती है तो ऐसे में स्वात का मौसम खुशगवार होता है, ठंडी हवाई चलती है, इसलिए लोग बड़ी तादाद में यहाँ पर पहुँच जाते हैं।
सयाह तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर पहुँचते हैं और यहाँ की मईशत को उससे काफ़ी तक़वीत भी पहुँचती है, लेकिन इन सयाहों की आमद से चंद मसाइल भी जन्म लेते हैं। ख़ासतौर पर न सिर्फ मकामी सयाह बल्कि मुल्क भर के सयाह जब सियाहती मकामात का रुख करते हैं तो यहाँ पर सफाई का ख्याल नहीं रखा जाता। दरिया स्वात जो कि किसी ज़माने में इंतहाई शफाफ होता था, अब आहिस्ता आहिस्ता ये दरिया भी गंदा हो रहा है। सयाह जो है जो चीज़ें यहाँ पर खाते हैं तो अपने बाकियात बाकी चीज़ें प्लास्टिक्स वगैरह जो है ये दरिया में फेंकते हैं। इस तरीके से दरिया को भी ये लोग गंदा करते हैं। साथ में मकामी लोग ये गिला भी करते हैं कि मुख्तलिफ इलाकों से जब सयाह आते हैं तो मकामी कल्चर का ख्याल नहीं रखा जाता, ऊँची आवाज़ में म्यूज़िक सुना जाता है जिससे मकामी लोग जो है वो डिस्टर्ब होते हैं। तो इसलिए सयाहत की वजह से मकामी मईशत को ज़रूर फ़ायदा पहुँचता है। ताहम मकामी लोगों को ये गिला ज़रूर है कि वो सयाह जो कि यहाँ पर पहुँचते हैं तो आमतौर पर गंदगी भी फैलाते हैं और कभी कभार जो है मकामी कल्चर का ख्याल भी नहीं रखा जाता। सवात में भी यही इश्यूज़ हैं। अस्तोर जाएंगे, वहाँ पे रफ़ीउल्लाह हमारे साथी हैं, वो हमें बताएंगे कि वहाँ सयाह क्या करते हैं आके। गिलगित बल्तिस्तान का इंतहाई खूबसूरत तरीन ज़िला अस्तोर में इस वक्त इंतहाई दिलफरेब नज़ारे, कुदरती वसाइल से मालामाल घने जंगलात, आबशार, चश्मे, बर्फ़ पोश पहाड़ समेत दुनिया की खूबसूरती को देखने के लिए बड़ी तादाद में सियाहों का जो रुख है वो अस्तोर की तरफ है। बड़ी तादाद में सियाह यहाँ आ रहे हैं, मगर दूसरी तरफ यहाँ मकामी लोगों के साथ साथ जो सियाह है वो भी महसूस कर रहे हैं कि यहाँ पे जो सियाती मकामात हैं वहाँ पर जो है गंदगी की ढेर नज़र आ रही है, जगह जगह गंदगी फैलाई जा रही है। साथ में यहाँ पे मकामी लोगों ने भी अक्सर जो है यहाँ पे बात की है, अक्सर शिकवा रहता है कि यहाँ का जो कल्चर होता है, जो माहौल होता है उसका ख्याल नहीं रखा जाता है। तो यहाँ पर सियाहों से स्पेशली जो है अपील की गई है अवामी हलकों की तरफ से भी कि यहाँ पर जो है जो सियाती मकामात में सफाई के साथ साथ जो यहाँ का माहौल है और ख़ास कर यहाँ इस वक्त भी फल फ्रूट का सीज़न है वो उरूज पे है, तो वो इजाज़त लेके बिल्कुल हासिल कर सकते हैं, जितना खा सकते हैं, जितना इस्तेमाल कर सकते हैं। मगर वहाँ जाके अचानक टेनियों को तोड़ना, दरख्तों को, शाखों को तोड़ना, वो दरख्तों को नुकसान पहुँचाना, ये कोई दुरुस्त अमल नहीं है। जैसे व्यू बड़ा खूबसूरत था पीछे का क्या वैसे सिलसिला है, क्या मिलता है टहनियाँ तोड़ के दरख्तों की? वो ही मिलता है जो सिनेमाज और ये इन जगह जाके कुर्सियां फाड़ देते हैं, ऑल दैट एवी, मतलब ये शोगल है, ये शोगल के जोरे में आ रही हैं ये सारी चीजें। निसार अब्बास फ्रॉम स्कर्दू बता रहे हैं हमें। गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही गर्म इलाकों से बड़ी तादाद में शहरी जो हैं सयाह इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान आ रहे हैं और इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान खासतौर पर बल्तिस्तान के तमाम होटल्स में रश है और सयाहती मुकामात में बहुत बड़ी तादाद में रश है। जबकि अब एडवेंचर टूरिज्म का सीजन भी शुरू हो गया तो दुनिया भर के जो एडवेंचर लवर्स हैं और जो कोहपेमा हैं उनकी भी बड़ी तादाद इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ों पर कोहपेमाई के लिए यहाँ आए हुए हैं। जो डोमेस्टिक टूरिस्ट हैं बहुत बड़ी तादाद में जो इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान खासतौर पर बल्तिस्तान में मौजूद हैं, उनकी तरफ से बहुत सारे इशूज़ मुकामी लोगों को उसका सामना करना पड़ता है। ख़ास तौर पर यहाँ के मुकामी लोगों की एक शिकायत हमेशा से रही है कि जो डोमेस्टिक टूरिस्ट हैं वो हमारे कल्चर का ख्याल नहीं रखते हैं, हमारे रहन सहन, हमारे बूदोबाश, और ख़ास तौर पर जब ये देहातों में जाते हैं तो वहाँ पे लोग खेतों में काम कर रहे होते हैं, ख़वातीन खेतों में काम कर रही होती हैं, क्योंकि अब जो है फल फ्रूट का सीज़न भी है, शहतूत का सीज़न भी है, अब खुबानी का सीज़न भी, खुबानी भी पक चुकी है, चेरी ऑलरेडी जो है सीज़न अब चेरी का ख़त्म होने वाला है। तो ये जो टूरिस्ट यहाँ पे डोमेस्टिक आते हैं वो न सिर्फ फल फ्रूट को जो उनमें से कुछ तो बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन चंद ऐसे भी टूरिस्ट आ जाते हैं जो फल फ्रूट को भी नुकसान पहुंचाते हैं, मुकामी कल्चर का भी ख्याल नहीं रखते और जो ख़वातीन खेतों में काम कर रही होती हैं उनको उनका एहतराम जो है वो भी नहीं रखते। चंद एक लोगों की ऐसी शिकायत आ रही है। बिल्कुल, वी टोटली हेयर यू निसार अब्बास, थैंक यू सो मच। और जो जो जगह अभी हम आपको लेके गए हैं ना और हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट्स वहाँ पे दिखा रहे हैं
मतलब इतनी ग्रीन, इतनी खूबसूरत जगह, इतनी साफ सुथरी, क्यों जाके हम गंद बजाते हैं कि ताकि दुनिया तो हमारे लिए बंद शायद हो ही रही होगी, ये जगह भी अपने आप को बंद कर लें कि और कोई नहीं आएगा यहाँ। should be done about the plastic water bottles. Seriously, Sadat Ali also are a part of it कि हम कितना प्लास्टिक कंज्यूम करते हैं because of these water bottles. अच्छा, उससे पहले गिलगित जा रहे हैं, सादत अली मुजाहिद हमें बताएंगे। जी, इस वक्त मैं गिलगित शहर के सबसे बड़े तफरीही पार्क है। यहाँ पर बच्चे, फैमिलीज़, बड़े छोटे सब आते हैं। एक खूबसूरत और बड़ा पार्क है, लेकिन यहाँ एक बड़ा इशू जो है कचरे का है, जो यहाँ बहुत बड़ी मकदार में यहाँ और बड़े पैमाने पर कचरा फैलाया जाता है, यहाँ फेंका जाता है जगह जगह, और यहाँ पर सफाई का इंतज़ाम नहीं है। और जो एक दो वर्कर हैं यहाँ महकमे बल्दियात के, वो सफाई तो कर रहे हैं, लेकिन उस पैमाने पर यहाँ सफाई नहीं है। मुख्तलिफ़ बोतलें और कचरा और कागज़ और डब्बे जो हैं यहाँ फेंक कर चले जाते हैं। हालांकि यहाँ डस्टबिन भी मौजूद हैं, डस्टबिन में फेंकने की बजाय यहाँ पार्क के अंदर ही फेंक कर यहाँ लोग चले जाते हैं, और सफाई का जिसकी वजह से बड़ा मसला पैदा होता है। ज़रूरत इस बात की है कि लोगों को कचरा फेंकने से मना करने के लिए कवानीन होने चाहिए। उन कवानीन पर अमल दरामद हो तो ये इनकी खूबसूरती बरकरार रहेगी। जो अमला है, जो वर्कर्स हैं, उनकी तादाद बढ़ाई जाए ताकि सफाई का इंतज़ाम बेहतर हो। लोग, क्योंकि यहाँ गर्मी के सताए लोग हैं, आजकल गर्मियों का मौसम है, गर्मी की शिद्दत में भी तेज़ी से इजाफ़ा हो रहा है। लोग यहाँ सुकून के लिए, तफरी के लिए आते हैं, लेकिन कचरे की वजह से यहाँ खुद लोगों को भी परेशानी का सामना है। गुस्सा चढ़ गया मुझे इस बात पे। जाना कितना मुश्किल काम है। एक पिकनिक एक जगह हो रही है, हम बचपन से ये कर रहे हैं। जो जल्लो पार्क जाते थे, we used to collect our own garbage. अच्छा, anyway, that's all the time we have. Have a great weekend. Bye.